हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आधे सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का जवाब ये नहीं होता। हाँ, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? 700 से ज्यादा लाए हो क्या टेस्ट में? कितने लोग हैं 700 से ज्यादा? है एक भी? 100 से ज्यादा कितने हैं? सब सब होंगे फिर तो। चलो। हाँ, आपने हेडिंग डाला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना? लेकिन हेडिंग चेंज कर लेना है। एक टॉपिक छूट गया है, वही टॉपिक कवर करना है पहले। टॉपिक है साइलेंस। शांत 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 शांत। भाई हो गया तुम्हारा मछली बाजार। साइलेंस। चलो, तो एक टॉपिक है, वो है फाइंडिंग मोनोवैलेंट रेडिकल। एमआर फाइंड करना आज सिखाएंगे आपको क्लास में। ठीक है? फाइंडिंग एमआर, मोनोवैलेंट रेडिकल फाइंड करना सिखाएंगे। आपने वैसा क्वेश्चन सुना होगा कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, ब्यूटेन के, ब्यूटीन के, पेंटेन के, ऐसा कुछ, है ना? बस अब पढ़ाई पे फोकस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मेरे पास एक ट्रिक है। आप देख के बता सकते हो क्वेश्चन में कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, कितने चेन आइसोमर होंगे, कितने पोजीशन आइसोमर होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एमआर फाइंड करना आना चाहिए, मोनोवैलेंट रेडिकल फाइंड करना आना चाहिए। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एमआर। और बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप एमआर निकालना सीख जाओगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का शॉर्ट ट्रिक है। तो लिखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा ज्योमेट्रिकल। कैलकुलेशन ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल। बस भाई बस, हो गया। अब सैटरडे संडे नहीं मिले होगे ना तुम लोग, तो सारा आज ही बात कर लोगे क्या? हाँ। तुम कहां, तुम्हारी नौनद भौजाई वाली जोड़ी कहां है? अच्छा, वो बैठा तो है। चलो हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एमआर करना है अभी, मोनोवैलेंट रेडिकल का। अच्छा, आपने वो वाला क्वेश्चन किया था टेस्ट में, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बढ़िया क्वेश्चन था वो। गलत बनाया? वो ताजा ताजा मैंने बनाया था, और वो गलत नहीं है, वो सही है। आना बताऊंगा कैसे सही है वो। ठीक है? बस साइलेंस का मतलब साइलेंस। तुम्हारा तो नीचे बैच है, तुम्हारा तो नीचे है बैच। अच्छा सिर्फ, ओके फाइन। चलो, तो नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल, एमआर के लिए कैलकुलेट करना सीखना है। अब बोर्ड पे देखो, मोनोवैलेंट रेडिकल क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं मोनोवैलेंट क्या होता है। रेडिकल आपने सीख रखा है, रेडिकल का नाम भी आपने लिखा हुआ है, तो दोनों सिखाता हूं मैं। रेडिकल क्या होता है, फिर सिखाता हूं मोनोवैलेंट रेडिकल क्या होता है। एक कंपाउंड है, जहां से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रेडिकल। एक कंपाउंड है, जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन का कंपाउंड होगा CH4। मैंने क्या किया, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन माइनस कर दिया है, तो क्या बन रहा है? रेडिकल बन रहा है, दैट इज मिथाइल रेडिकल, इसको हम बोलते हैं। हमने यह भी सीखा था कि अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दूं, तो फिर एक रेडिकल बनता था, उसको क्या बोलते थे? तो फिर इसका एक रेडिकल बनता था, क्या बोलते थे इसको? क्या मिथाइलिडीन और मिथाइलिन दोनों बोलते थे? तो इसका नाम हम लोग लिखते थे मिथाइल, और इसका नाम हम लोग लिखते थे मिथाइलिडीन, फॉर अभी के लिए लिख देते हैं। रेडिकल समझ आया होगा, रेडिकल क्या होता है? एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटाने के बाद
जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो नया कंपाउंड बन रहा है इसको हम लोग रेडिकल बनते हैं। अब ध्यान से सुनना, मोनोवैलेंट रेडिकल का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन। मोनोवैलेंट रेडिकल अगर आपके सामने कह रहा है रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन कह रहा होगा, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। अब आ जाओ, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन के बाद मोनोवैलेंट रेडिकल। अब एक एक करके सीखते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, पूछ रहा है कैलकुलेट मोनोवैलेंट रेडिकल इन CH4। हमारा जो कंपाउंड है एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस एक कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मोनोवैलेंट रेडिकल हो सकते हैं? तो CH4 वाले में मोनोवैलेंट रेडिकल तो एक ही हो सकता है, एक ही कार्बन है, यहां से आप हटा के एक मोनोवैलेंट रेडिकल बना सकते हो जिसको हम मिथाइल बोलते हैं, CH3 हो जाएगा। एक मोनोवैलेंट रेडिकल आप बना सकते हो। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं, कैलकुलेट मोनोवैलेंट रेडिकल इन C2H6। अब C2H6 में कितना मोनोवैलेंट रेडिकल बनेगा? आ जाओ, जैसे मान लो अब आपके सामने आ रहा है ये CH3, यही है C2H6, इसमें से आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, बात तो एक ही है। आप इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ या इससे हटाओ, दोनों सेम कार्बन है, तो आप एक ही कार्बन एक ही मोनोवैलेंट रेडिकल यहां भी बना सकते हो, वन मोनोवैलेंट रेडिकल। आप एक काम कर सकते थे, आपका मन होगा कि सर मैं राइट वाले कार्बन से हटाऊंगा, बात एक ही है, दोनों एक ही है। तो आप क्या कर सकते हो, हाउ मेनी डिफरेंट मोनोवैलेंट, हाउ मेनी यूनिक मोनोवैलेंट रेडिकल कैन बी फॉर्म, दैट इज 1। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिमाग जाके खुलता है, कैलकुलेट मोनोवैलेंट रेडिकल इन C3H8। अब आपके सामने कह रहा है प्रोपेन में कितने मोनोवैलेंट रेडिकल होंगे, हाउ मेनी MR। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले C3H8 का बना लो स्ट्रक्चर, मैंने बना लिया स्ट्रक्चर। अब यहां देखो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो या फिर एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, दो अलग अलग तरीके के रेडिकल है। एक 1 डिग्री कार्बन से हट रहा है, एक 2 डिग्री कार्बन से हट रहा है, और हमने इसको पढ़ा भी है, अगर आपको याद हो तो इसका नाम भी हमने पढ़ा हुआ है, CH3 CH2। अगर मान लो मैं राइट वाले से हटा रहा हूं तो ये रेडिकल बनेगा, अगर मान लो मैं बीच वाले से हटा रहा हूं तो आपके पास ये वाला रेडिकल बनेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि सर मैं लेफ्ट वाले से हटा दूं, लेफ्ट वाला और पहला वाला सेम है क्या? लेफ्ट वाला और पहला वाला मतलब ये वाला और पहला वाला, थर्ड और फर्स्ट सेम हो गया, तो ये नहीं बनाएंगे। हाउ मेनी मोनोवैलेंट रेडिकल इन प्रोपेन, हाउ मेनी मोनोवैलेंट रेडिकल इन मीथेन, आंसर हो जाएगा 1। हाउ मेनी मोनोवैलेंट रेडिकल, तो इसमें हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास मोनोवैलेंट रेडिकल इन प्रोपेन, दैट विल बी 2। दिस इज द मोनोवैलेंट रेडिकल हियर। इसका नाम भी आपको पता होगा, इसका नाम हमने लिखाया था N प्रोपेन, और इसका नाम हमने N प्रोपाइल, और इसका नाम हमने लिखाया था आइसोप्रोपाइल। N प्रोपाइल और फिर ये वाला हो गया था आइसोप्रोपाइल। आइसो जहां वहां आएगा जहां पे ये वाला आपके पास सिंपली आ जाए। देखो, अगर ये दो रेड मिथाइल आ जाए तो इसको हम लोग आइसो बोल देते हैं। ये वाला ग्रुप कहीं भी आपको दिख जाए किसी भी कंपाउंड में, ये आइसो ही होता है। यहां पे आपको दिख रहा है इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ, बस लिखने का तरीका बदल दिया उसको, वो आइसोप्रोपाइल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कैलकुलेट MR, अगर मैं आपसे पूछता हूं कैलकुलेट MR इन C4H10, ब्यूटेन में कितने मोनोवैलेंट रेडिकल होंगे? अब इसको सोच समझ के निकालते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख डालो। तो मैंने क्या किया, आपके पास स्ट्रक्चर लिख दिया, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखना, एक तो ये इसका स्ट्रक्चर है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने इसका चेन आइसोमर पढ़ चुके हैं, तो क्या इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है आइसोब्यूटेन? भाई इसका 2 स्ट्रक्चर होता है ना, यहां तक तो क्या था, एक ही स्ट्रक्चर था, तो एक स्ट्रक्चर से एक रेडिकल बना सकते थे। अब इसका 2 स्ट्रक्चर है। उसी तरह पेंटेन का पूछेंगे तो 3 स्ट्रक्चर होगा, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब यहां आओ, इसमें कितने MR निकाल सकते हैं? आप देखोगे तो आपके पास एक MR यहां से, सबसे लास्ट वाले से, कहां ये बज रहा है, मान लो फिर दूसरा वाला कंपाउंड है, उसमें MR यहां से बन रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
आप सोचोगे तीसरे कार्बन से करने का, वो और ये सेम हो जाएगा। आप सोचोगे चौथे कार्बन से करने का, वो और ये सेम हो जाएगा। इसमें और पॉसिबिलिटी नहीं है एमआर बनाने की। लेकिन क्या यहां एमआर बनाया जा सकता है? और एक तो यहां से बन जाएगा, और दूसरा देखोगे तो मिडिल वाले कार्बन से बन जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप सोचोगे यहां से बना दो तो ये सेम है, ये यहां से बना दो तो ये सेम है, क्योंकि तीनों कार्बन सेम है, तीनों कार्बन सेम है। अब आ जाओ, सबसे पहले वाली का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या इसको हम लोग एन ब्यूटाइल बोलते थे? हम लोग इसको क्या बोलते थे? आइसोब्यूटाइल बोलते थे क्या? इसको हम लोग बोलते थे सेक ब्यूटाइल। आप इसको वैसे भी ध्यान रख सकते हो कि यहां पे दो मिथाइल ग्रुप नहीं मिल रहा, आइसो नहीं हो सकता। देखो एक इथाइल है और एक मिथाइल है, अगर दोनों मिथाइल होता तो आइसो होता ना। जैसे यहां पे देखो, ये देखो आइसो वाला ग्रुप आपके पास मिल रहा है, तो आइसो वाला ग्रुप मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिंपली आइसोब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल से अगर आप बनाना चाहो, क्या ये नियो है? क्या ये नियो है? नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होता है, ये तो 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलते थे टर्ट ब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आए, एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितने एमआर है? 1। 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1। 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2। 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके एमआर होंगे 4। इसके एमआर होंगे 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं कैलकुलेट एमआर इन C5H12, कैलकुलेट मोनोवैलेंट रेडिकल इन C5H12, इसका एक बार ड्रॉ करो, मैं आता हूं। पांच कार्बन में कितने एमआर होंगे? सबसे पहले 5 कार्बन का स्ट्रक्चर कितना होता है? 5 कार्बन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। सबसे पहले मैं एन पेंटेन बनाता हूं। क्या आपके पास यही एन पेंटेन है? मैं दूसरा वाला बना लेता हूं आइसोपेंटेन। क्या यही आइसोपेंटेन है? और मैं आपके पास थर्ड बना लेता हूं, 3 स्ट्रक्चर है पेंटेन के पास, नियोपेंटेन। अब देखो यहां पे मोनोवैलेंट रेडिकल कितना हो सकता है। तो सबसे पहले एक मोनोवैलेंट रेडिकल ये बनेगा, लास्ट वाले कार्बन से हटा दिया, क्या ये बन गया? 2 डिग्री से हटा दोगे तो क्या दूसरा बन जाएगा? 2 डिग्री से हटाओगे तो क्या दूसरा बन जाएगा? एक और भी बन सकता है तीसरे कार्बन से मोनोवैलेंट रेडिकल, देखो अलग अलग है, देख लो, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री अलग अलग है। यहां से आप हटाओगे तो तू, मतलब यहां मान लो यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरो लगा दिया, उसका नाम होगा 2 क्लोरो। यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरो लगा तो उसका हटाएगा 3 क्लोरो। तो दोनों अलग अलग हैं। सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, अलग अलग है। कितने मोनोवैलेंट रेडिकल हो गए? यहां पे 3 हो गए इससे। अब इससे देखते हैं, इससे आपके पास आइसोब्यूटेन से क्या, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आपके पास ये वाला यहां से निकल जाए, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या आपके पास देख रहे हो ये वाला है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या ये है, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या आपके पास देखोगे तो ये वाला है, और ये सेम है, यहां से निकालो सेम है वो। तो कितने एमआर हो गए सेकेंड स्ट्रक्चर से? इससे भी 4 हो गए। थर्ड स्ट्रक्चर से ध्यान देना, ये वाला सेम है, सारे 1 डिग्री है, ठीक है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ये आपके पास देखोगे मैंने यहां से निकाल दिया। और देखो कह सोचोगे यहां से निकालू क्या, यहां हाइड्रोजन ही नहीं है ही नहीं, तो वहां पे रेडिकल नहीं बन सकता। तो कितने मोनोवैलेंट रेडिकल बन गए C5H12 में? तो C5H12 में आपके पास 8 स्ट्रक्चर हो गए। कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी 1 डिग्री एमआर, कितने 1 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल है, कितने 1 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल है, मतलब कितने 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, कितने 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा। देखो यहां से, क्या ये 1 डिग्री है? आप देखोगे तो ये 1 डिग्री है, आप देखोगे तो ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। जितने 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हट के रेडिकल बन रहा है वो 1 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल है। तो 1 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल हो जाएंगे 4। 2 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल कितना हो जाएगा?
2 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल कितना हो जाएगा? 3। 2 डिग्री में आपको बता देता हूं कौन कौन सा है। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और अब एक ही स्ट्रक्चर बचा है, ये 3 डिग्री है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हाउ मेनी 1 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल इज पॉसिबल इन C5H12? हाउ मेनी 2 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल इज पॉसिबल इन C5H12? ये आ सकता है। हाउ मेनी 3 डिग्री मोनोवैलेंट रेडिकल इज पॉसिबल इन C5H12? ये आ सकता है। अभी क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग MR चार्ट। अभी इसको रट लेना है, क्योंकि यहां तो काम आएगा ही, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में भी काम आने वाला है, अभी करेंगे अगला टॉपिक में, इसीलिए इसको चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन का कंपाउंड है, कितने MR होगा? 1। अगर 2 कार्बन का है, उसमें भी आपके पास मोनोवैलेंट रेडिकल आ रहा है 1। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो उसका भी मोनोवैलेंट रेडिकल आ जाएगा 2। 4 कार्बन का कंपाउंड है, उसका जो मोनोवैलेंट रेडिकल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 कार्बन का, आंटी जी। फिर 5 कार्बन का अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने आ जाएंगे? 8। और 5 कार्बन में आपको यह भी याद रखना है कि 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने। 8 में 1 डिग्री आ रहे हैं आपके पास 4, इसमें 2 डिग्री आ रहा है आपके पास 3, और 1 डिग्री आ रहा है आपके पास 1। 3 डिग्री आपके पास आ रहा है 1। 3 डिग्री आपके पास आ रहा है 1। ये तो हो गया सारी चीज समझने की, इससे तो क्वेश्चन आएगा। एक कंपाउंड और ऐड कर लीजिए स्टाइल मारने के लिए। मान लो आपके पास 6 कार्बन आ जाए, तो उसमें जो MR होता है वो होता है 17, बट 17 कभी भी आएगा नहीं बनाने के लिए, ये अंडरस्टूड है। सिलेबस में 5 कार्बन तक है स्टाइल मारने के लिए, वो भी ठीक है। एक और जोड़ लीजिए, पहला और इसमें, पहला और चौथा नहीं है सेम। मान लो यहां पे CL लगा के देख लो, अब नाम लिखो, क्या दोनों अलग अलग है, सेम है? तो अलग अलग है तो रेडिकल भी अलग अलग है। अगर IUPAC नाम अलग है तो रेडिकल अलग है। ये और ये 1 डिग्री हैं, बट दोनों 1 डिग्री अलग अलग हैं। इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये तीसरे कार्बन पे, इसके रेस्पेक्ट में एक कार्बन पे, ये साइड चेन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री है, ये साइड चेन से नहीं जुड़ा हुआ 1 डिग्री है, दोनों अलग अलग है। कभी भी रेडिकल में कंफ्यूजन होगी, सर ये सेम है अलग अलग है, C लगा के जोड़ दो, OH लगा के देख लो। अगर IUPAC नाम अलग अलग है तो वो अलग अलग आएगा। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि ये वाला और यहां से अगर करते तो ये वाला, ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों इसके देखो, ये भी 3 डिग्री से जुड़ा है, ये भी 3 डिग्री से जुड़ा है, दोनों सेम है। चलो, MR का चार्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। 1 कार्बन के लिए 1 MR, 2 कार्बन के लिए 1 MR, 3 कार्बन के लिए 2 MR, 4 कार्बन के लिए 4 MR, 5 कार्बन के लिए 8 MR, उसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 3 1, और 6 कार्बन के लिए 17 MR। ठीक है, यहां तक MR की जर्नी है, लेकिन इसके बाद MR बहुत काम आएगा आगे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस पहले फटाफट नोट डाउन कर लो और जल्दी। तो अलग तरह की स्माइल रहती है बच्चों के चेहरे पे जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं, तो पता नहीं क्यों। तो जहां भी नाम आ जाता है MR, वहां शॉर्टकट तो आना ही है ना? चलो, हम दोनों पड़ोसी हैं, आपको पता है ये बात? हम लोग का घर एकदम बाजू बाजू में, हम 3 लोग पड़ोसी हैं, मैं हूं, और MR सर का घर मेरे से 10 मिनट्स का दूरी है, और मेरे से 2 मिनट की दूरी पे सुधांशु सर रहते हैं। सुधांशु सर, समझ गए? मेरे घर के जस्ट पीछे उनका घर है, जस्ट पीछे, फिजिकल केमिस्ट्री वाले। तो जस्ट तो उस मोहल्ले से, उस जगह से जो निकला है वो सब महान ही निकले हैं। इधर 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 कैलकुलेट मोनोवैलेंट रेडिकल। कैलकुलेट मोनोवैलेंट रेडिकल में
एक कार्बन के लिए एक एमआर, ऐसे याद कर लो यार, अभी लिखने की क्या जरूरत है, घर पे जाके बना लेना। क्या मैं आपको ज्यादा तेज समझ रहा हूं? कम समझ के चलना है? मैं कम ही समझता हूं, टेंशन मत लो उसकी। हाँ, नहीं चल रहा है? क्यों? हो गया? जल्दी, आज आज की क्लास के बाद हो सकता है आपके फेफड़े बाहर आए, रोकने की कोशिश करना, क्योंकि पूरे दिमाग का क्लास है ये, और मैं चाहता हूं जल्दी करें और एक ही क्लास में पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर करना है। ठीक है? तो आज की क्लास के बाद फेफड़े बाहर आने वाले हैं, ध्यान से देख सकते हो 3D में कैसे मेरे फेफड़े होते हैं। नहीं आएगा? अभी चलो जल्दी, पूरा दिमाग वाले क्वेश्चन है, नो रट्टाफिकेशन नथिंग, उसमें मेरे शॉर्ट ट्रिक का तड़का लग जाएगा तो थोड़ा सा बढ़िया सब्जी बन जाएगी। जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया? जल्दी। एमआर, बाकी बातें बाद में। कभी भी आपको मोनोवैलेंट रेडिकल निकालना हो, जितने भी स्ट्रक्चरर हैं सब बना लीजिए, और उसके बाद कहां कहां से हाइड्रोजन फ्री कर सकते हैं ये देख लीजिए। ये सब की भी जरूरत नहीं है, केवल इस टेबल से आपका सारा आंसर आ जाएगा। नीट में तो आपके प्रीवियस ईयर सारे करवा दूंगा केवल इस टेबल से। अगर वो टेबल याद है तो सारे क्वेश्चन अभी होने वाले हैं, जल्दी से करेंगे। वो टीवी नहीं चल रहा। हो गया? टेन सेकेंड्स ओनली फॉर दिस स्लाइड। हो गया? चलो पड़ोसी से देखो, पड़ोसी नहीं लिखा, थप्पड़ लगाओ। चलो भाई, क्वेश्चन आज पूरा क्लास में यही होगा, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है? आज की क्लास के बाद टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्वेश्चन आप ही से होना ही चाहिए, और कोई किताब उठा के लगा लेना, सही रहेगा। हालांकि हम खुद ही 35-40 क्वेश्चन अभी करेंगे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर के, कोई बात नहीं। यहां ये C5H12 के बाद C5H12 कैलकुलेट एमआर। हो गया? यार तुम मुझे बोर्ड दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं। तुम मुझे बोर्ड दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। हो गया? हो गया? बेटा तुम कांचा चीना काहे बने हो? बाल झड़ रहा है, बाल झड़ रहा है। नीचे वाले बैच में एक दिन क्या हुआ है, एक पूरे रो ने, लड़कों ने, खासकर लड़कों हैं, लड़कियां थोड़ी बाल हटवाएंगी, लड़कों ने क्या किया, डिसीजन लिया कि हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो कोई उन्होंने मोटिवेशन वीडियो देख लिया कि बाल हटवा दो, बाल में ही ईगो है, बाल हटवा दो ईगो हट जाएगा, है ना। उन्होंने बाल हटवा दिया, ईगो नहीं हटा, लेकिन बाल हटवा दिया, अभी बहुत खराब दिख रहे हैं। फिर मैं इधर देख के पढ़ाता हूं अब। सोचो ऐसे ऑरेंज ऑरेंज क्लास लग रही है, तो वहां से 3-4 व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा है, कैसा खराब लगेगा। हो गया? C5H12 हो गया? हो गया होगा। चलो, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग। बाद में कैलकुलेशन ऑफ, सीधा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। शांत, आप बोर्ड पे फोकस, वरना उड़ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ब्रैकेट में आज के बाद टीएसआई लिखोगे, उतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहे अपन। कैलकुलेशन ऑफ टीएसआई, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से आता है, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा मान लो इन फॉलोइंग। पहला ए ऑप्शन देता हूं, मान लो CH4 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये बताना है। बी ऑप्शन देता हूं, C2H6 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये बताना है। सी दे रहा हूं आपको, C3H8 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये बताना है। डी ऑप्शन ले लो आप, C4H10 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये बताना है। आओ पहले तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट से आपको कराता हूं और फिर एमआर को इंट्रोड्यूस करूंगा आफ्टर 10 मिनट्स। आसान हो जाएगा फिर आपके पास क्वेश्चन लगाना। आ जाओ जरा इधर देखना। अब एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले ध्यान देना है, चेन आइसोमेरिज्म बनाना है। चेन आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा, पेरेंट चेन सबसे बड़ा बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको तोड़ के छोटा करना होता है पेरेंट चेन को। यही करना होता है चेन आइसोमेरिज्म में। एक कार्बन का मैं सबसे पहले, सबसे बड़ा पेरेंट चेन कितना हो सकता है, एक ही कार्बन, एक कार्बन का बड़ा पेरेंट चेन हो सकता है। क्या इसको तोड़ के और छोटा किया जा सकता है? इसको तोड़ के फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता, तो केवल इसका एक ही कंपाउंड बनेगा। क्या इसका आइसोमर है? आइसोमर के लिए तो मिनिमम 2 कंपाउंड होना चाहिए ना, 2 कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो इसका तो आइसोमर ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है 0 SI, 0 TSI बोल दो, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 0 आ जाएगा। ये एक इकलौता कंपाउंड है, इसका कोई मोलिकुलर फॉर्मूला सेम वाला कंपाउंड है ही नहीं, इसका कोई आइसोमर है ही नहीं। अगर कोई पूछता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ 1 कंपाउंड, जनरली इसको लोग लिखते हैं 1, सर ये है ना, ये कंपाउंड है, आइसोमर इसका कोई अदर कंपाउंड होगा, इसका जुड़वा भाई खोजना पड़ेगा। आइसोमर का मतलब इसका ट्विन्स होना चाहिए, इसका है ही नहीं, ये इकलौता है। जैसे मान लो आपके पास 2 कार्बन का मैंने सबसे पहले पेरेंट चेन बना दिया, अब क्या इसको तोड़ के छोटा किया जा सकता है? 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, सब लोग वोट में देखो, क्या इसको तोड़ के छोटा किया जा सकता है? नहीं तोड़ सकते। 2 कार्बन से 1 कार्बन में आप क्या करोगे, ऐसा बना दोगे, सेम ही है ना। अब ब्रांच नहीं बना सकते 2 कार्बन में, ब्रांच के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए था। तो यहां भी और कोई कंपाउंड नहीं बन सकता, 0 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आंसर आ जाएगा इसका। एक ही पॉसिबिलिटी है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनाने के लिए चेन और पोजीशन बनाना पड़ेगा। चेन तब बनेगा जब पेरेंट चेन छोटा किया जा सके। C3H8 में, C3H8 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आप बना सकते हो, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनाने के लिए क्या मैं इसको फर्दर तोड़ के छोटा कर सकता हूं? आप जनरली ये दिमाग लगा सकते हो, 2 कार्बन का पेरेंट चेन, ये देखो ब्रांच हो गया। ब्रांच कभी भी लास्ट वाले कार्बन पे नहीं लगता है, ब्रांच हमेशा मिडिल कार्बन पे लगता है, वो नहीं हो सकता। तो इसको और तोड़ के छोटा नहीं किया जा सकता। वो भी ब्रांच बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी रटाया हुआ है कि ब्रांच के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, उससे कम में ब्रांच नहीं बन सकता। तो इसका चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, अगर चेन पॉसिबल नहीं है तो बिना चेन आइसोमर के पोजीशन आइसोमर नहीं होता। पोजीशन आइसोमर होने के लिए ब्रांच बनना चाहिए, तभी तो पोजीशन बदलेगा, या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, वो अलग ही केस है। चलो अब जैसे यहां आ जाओ, C4H10 की बात करते हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होंगे? CH3, CH2, CH2 और CH3, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होंगे? सबसे पहले चेन आइसोमर सोचते हैं, क्या इसको तोड़ के छोटा किया जा सकता है? हाँ, ब्रांच बनाया जा सकता है, मिनिमम कार्बन 4 है, ब्रांच बन जाएगा। तो ब्रांच कैसे बनेगा? क्या T बना दें? T बनाने से ब्रांच बन जाता है, क्या और पॉसिबिलिटी है? अगर ब्रांच बनता है तो सोचना है कि क्या इस ब्रांच की पोजीशन बदल सकते हैं। अगर मैं ब्रांच को यहां लाऊंगा तो क्या वो ब्यूटेन हो गया? अगर मैं ब्रांच को यहां लग गया तो क्या वो ब्यूटेन हो जाएगा? तो 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यहां पॉसिबल है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं C5H12, अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है यहां पे, C5H12 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 कार्बन का पेरेंट चेन बना दिया। सबसे पहले
वैसे और तोड़ के देखते हैं। देखो, जब भी तो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आए, आप इसका स्टेप नंबर 1 लगाओ, सबसे पहले डीयू निकाल लो। इन सब का डीयू 0 था तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म काउंट करके बताओ, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 5 होगा, तो सबसे पहले डीयू निकालो। डीयू निकालोगे, आपके पास आ जा रहा है 0। डीयू 0 है मतलब वो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। चलो डीयू 0 हो गया। अब सिंगल बॉन्ड वाला ओपन चेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड, यही हो गया 5 कार्बन। क्या इसको तोड़ के और छोटा किया जा सकता है? बिल्कुल। जब 4 कार्बन को तोड़ के छोटा कर सकते हैं, 5 को तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो देखो आपके पास क्या ये हो गया। अगर ब्रांच बनाए तो सोचो, क्या ब्रांच की पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं? क्या मैं इसको यहां से यहां ले जाऊं? सेम हो गया ना। मैं उसको वहां ले जाऊंगा तो देखो सेम हो गया ना, 2 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम हो गया। ये नहीं कर सकते। क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? अगर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो और छोटा हो जाएगा। मिनिमम कार्बन पेरेंट चेन में कितने चाहिए ब्रांच बनाने के लिए? 4। तो यहां 4 कार्बन था तो इसका ही ब्रांच बन सकता है, तो ब्रांच बना दिया। क्या और छोटा हो सकता है? क्या पोजीशन बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तो C5H12 में टोटल स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कितना आ जाएगा? TSI 3, जिसको आप पढ़े भी ऑलरेडी। ये आसान इसलिए पढ़ रहे कि आप पढ़े हुए हो। नॉर्मल आइसो नियो, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन नियो, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, वो आसान इसलिए पढ़ रहा है कि आपने ऑलरेडी इसमें पढ़ाई किया हुआ है। C4H10 के कितने आइसोमर्स हैं? दैट इज 2, TSI इज 2। यहां पे जो TSI है क्या वो 0 है? फटाफट लिखते चलिए तो मैं आगे का क्वेश्चन कराऊं। ये आसान वाले थे। अभी तक आपने बस इतना सीखा। अगर मेरे पास टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आए तो मुझे 2 स्टेप लेना है। स्टेप नंबर 1 डीयू निकालना है। डीयू 0 है मतलब सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन कंपाउंड है। डीयू 1 होगा तो भी आगे आते हैं। लिख लिया फटाफट। C5H12 के बाद C6H14 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आएंगे? करके देखते हैं। C6H14 में वैसे लोग 10 तक इसका रटे होते हैं, पर रटने का कोई फायदा नहीं है। जब शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो लेगा यार इसके लिए रट रहे थे क्या। C6H14 में कितने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पूछ रहा है। स्ट्रक्चरल में चेन भी आएगा, पोजीशन भी आएगा। चेन और पोजीशन दोनों सोचना है। पोजीशन तभी सोचना है जब आपके पास ब्रांच आ जाए, या मल्टीपल बॉन्ड आए, या फंक्शनल ग्रुप आए। ना मल्टीपल बॉन्ड आएगा नहीं क्योंकि डीयू 0 है, फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन है ब्रांच से हो सकता है। करके भी देखिए। हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6? कितना आ रहा? 5। सबके आ रहे हैं? भाई तुम्हारी राइटिंग तो एकदम ही डॉक्टर वाली है, गजब राइटिंग, मतलब मच्छर लग रहा है दूर से देखने में से। बहुत सारे मच्छर पड़े हैं ऐसे बिखरे हुए। C6H14 देखो, C6H14 में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? डीयू निकाल लो। डीयू निकाला। डीयू का फॉर्मूला याद है या भूल गए? डीयू का फॉर्मूला याद है? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो क्या आपके पास 0 आ रहा है? डीयू 7 - 7 डीयू 0 आ रहा है। अगर डीयू 0 आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन है। सिंगल बॉन्ड ओपन चेन है तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ओपन चेन मैंने ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड ओपन चेन एक ही होगा। क्या इसको तोड़ के और छोटा कर सकते हैं? इसको तोड़ के और छोटा किया जा सकता है। मैंने इसका आइसो बना दिया। अब ध्यान दो, जैसे ही ब्रांच बना मेरे को क्लिक करना चाहिए। क्या इस ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं? देखो ध्यान से, ब्रांच बन गया ना बोर्ड पे। क्या ब्रांच बन गया ना? ब्रांच को छोड़ के पोजीशन बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। 2 के बजाय 3 पे ले जा सकते हैं उसको। देखो यहां पे 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 3 मिथाइल ब्यूटेन है। अगर IUPAC नाम डिफरेंट है तो कंपाउंड डिफरेंट है। क्या इसको मैं 4 पे ले जा सकता हूं? क्या मैं इसको अगर 4 पे ले जाऊंगा तो क्या सेम हो जाएगा? 4 पे ले जाऊंगा तो फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वाला नहीं लिखते हैं, रिपीट स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं कभी भी। अच्छा, तो 5 में तो यही पॉसिबिलिटी, 6 में एक पॉसिबिलिटी है, 5 में 2 पॉसिबिलिटी है, 4 में करके देखते हैं। 1 2 3 4, 4 में अब 2 कार्बन और रखना है। ध्यान दीजिएगा, 6 में से 2 और रखना है।
मैं एक काम करता हूं, दोनों को एक ही कार्बन पे लगा देता हूं, चलेगा भाई? दोनों को एक ही कार्बन पे लगा दिया। अब सोचो, क्या इन दोनों ब्रांच को मैं आगे ले जा सकता हूं? सेम ही हो जाएगा। इन दोनों ब्रांच को मैं यहां लगा दूं तो क्या सेम ही हो जाने वाला है? तो सेम वाले को तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं? यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन बन सकता है, तो ये बन गया आपके पास। और कोई पॉसिबिलिटी? आप सोचोगे सर 2 और 3 पोजीशन पे, 2 और 4 पे लगा दे तो भाई, 2 3 पे लगाए, 2 और 4 पे लगा दे तो 2 और 4 पे लगाएंगे तो सेम हो जाएगा ये वाला। देखो ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर सेम है, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, ध्यान दो। क्लियर है? वैसे भी आप ब्रांच को कॉर्नर कार्बन पे कभी भी नहीं लगाओगे, ब्रांच को कॉर्नर पे लगाते ही नहीं है, तो 2 4 सोचेंगे ही नहीं। और कोई पॉसिबिलिटी? क्या मैं 3 कार्बन का ब्रांच बना सकता हूं? बना के देखते हैं। क्या मैं 3 कार्बन का ये बना लेता हूं, चलो एक बार। नहीं है पॉसिबिलिटी? पक्का? 3 कार्बन रखना है, C6 है, तो एक काम करता हूं, मैं 3 कार्बन में से 2 यहां रख देता हूं, एक यहां रख देता हूं। यही है क्या वो? यही है वो? अब एक काम करो, मैं ऐसा नहीं रख सकता, 2 एक जगह, एक जगह। क्या यही है वो? ये वही है? अब सोचो ध्यान से, क्या मैं तीनों कार्बन को एक ही साइड लगा दूं? क्या ये वाला है? तो आपके पास इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है तोड़ने का। मैक्सिमम तोड़ ताड़ के आप यही पॉसिबिलिटी बना सकते हो। और कितने आंसर आ गए C6H15 के? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ जाएगा इसका 5। यहां तक तो सब नॉर्मल रहता है, यहां तक तो सोच पा रहे होते, लेकिन आप C7H16 जब आप करेंगे, 9 है, बना के देखना है। C7H बनाना है अभी, C7H16, C7H16 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपको बनाना है। 9 कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? 9 जो लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चर मुझे बना के बता दो, मैं मान जाऊं। 8 होगा ना? ठीक है, 7 8 9 10, 4 ऑप्शन है। गूगल पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। गूगल पे लोगों ने प्रॉपर अपलोड किया है उसका और वेरीफाइड है वेबसाइट से, ठीक है, बट वो गलत आंसर वेरीफाइड है, एनसीईआरटी के हिसाब से वो नहीं है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिएगा नहीं नहीं सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों आता है। C7H16 के कितने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? C7H16 के स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? DU निकाल लेंगे। DU का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, DU 0 आ रहा है। अगर DU 0 आ रहा है इसका मतलब ओपन चेन है और सिंगल बॉन्ड है, ओपन चेन है और सिंगल बॉन्ड है। अब बनाते हैं ओपन चेन, तो देखो 7 कार्बन का ओपन चेन बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का ओपन चेन बनाया। सबसे पहला सबसे बन जाता है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओपन चेन स्टेट यही बनेगा। मैं इसको तोड़ के 6 कार्बन का चेन बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6, और 7वें कार्बन को यहां लगा दिया। ठीक बात है? क्लियर है? नो डाउट। चलो अब मैं क्या इस ब्रांच का पोजीशन बदल दूं? 1 2 3 4 5, ब्रांच को 3rd पोजीशन पे लाया, ब्रांच को 3rd पोजीशन पे लाया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच को मैं क्या 4th पोजीशन पे ले जाऊंगा तो सेम निकल आएगा। ब्रांच को अगर मैं यहां पे ले आया तो ये वाला सेम निकल गया। चलो नेक्स्ट। अब देख लो इसमें 6 कार्बन में, 6 कार्बन के पेरेंट चेन में इतनी ही पॉसिबिलिटी है। अब एक काम करते हैं, 5 और तोड़ते हैं इसको। 5 कार्बन का पेरेंट चेन बनाया, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, 2 और कार्बन लगाने हैं, ध्यान से देखना। दोनों कार्बन में यहां लगा देता हूं, क्योंकि ब्रांच कभी भी कॉर्नर पे नहीं लगता है, ब्रांच हमेशा मिडिल ऑफ द कार्बन पे लगता है। एक पॉसिबिलिटी मैं और सोच सकता हूं इसमें, ये दोनों ब्रांच को क्या करो, आगे बढ़ा दो, ये दोनों ब्रांच को आगे बढ़ा दो। भाई देखो ना, अभी 2 2 पेंटेन है, 3 3 पेंटेन हो जाएगा। क्या मैं इस दोनों ब्रांच को और आगे ले जाऊंगा? और आगे ले जाऊंगा तो सेम हो जाएगा। हां, लेकिन क्या इस दोनों ब्रांच को मैं अलग अलग बदल सकता हूं?
1 2 3 4 5 कार्बन का पैरेंट चेन अलग अलग कर दिया, देखो 2 और 3 पे लगा दिया। ब्रांच लगा रहा हूं तो हमेशा मिडिल में लगा रहा हूं, 2 और 3 पे लगा दिया। एक और पॉसिबिलिटी है, मैं 2 और 4 पे लगा देता हूं ना, मैं ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यू हैव टू थिंक ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। ये 2,3 डाइमिथाइल है, वो 2,4 डाइमिथाइल है, नाम अलग अलग हो गया, नाम अलग है तो आइसोमर हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें 5 कार्बन में? और कोई पॉसिबिलिटी 5 कार्बन में? हां, लेकिन और तोड़ा जा सकता है इसको, तो 4 कार्बन का बना देते, 1 2 3 4। अब बचे मेरे पास 3 कार्बन। एक पे 2, एक पे 1, और आप गलती कर चुके हो। चलो नेक्स्ट बताऊंगा लास्ट में, अभी थोड़ी। एक बात ध्यान से देखना, जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं वो किसी से नहीं बनेगा, और वहीं पे आंसर आता है गलत। क्या मैं इसी 5 कार्बन में आपके पास, क्या मैं इसी 5 कार्बन में 1 2 3 4 5 6 और 7 ये नहीं बना सकता? और ये छूट जाता है, ये नहीं बनता है, ये नहीं दिखता है लोगों को। लास्ट वाला एग्जांपल देखो ध्यान से भाई, C7H16 ही है ना, ये नहीं दिखता है लोगों को, लगता है कि 2 कार्बन है तो टूट के ही बनेगा। 2 ब्रांच कहां बोला मैंने? 2 ब्रांच है भाई, 5 कार्बन और 2 कार्बन। लास्ट वाले का ये वाला, इसको इधर ले लूं, ये वाला सेकेंड वाला, ये और वो सेम है। मैं क्या कह रहा हूं, 5 कार्बन में क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नहीं? और ये छूट जाता है, ये दिखता नहीं है जनरली। जनरली हमें 2 ब्रांच को अलग अलग करके लिखने की आदत होती है, ऐसे अलग कर दो, ऐसे अलग कर दो, ऐसे अलग कर दो, दोनों सेम पे भी तो आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये छूटता है, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर। कितने बन गए अभी तक टोटल? 8 बन गए। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं आपको 4 कार्बन का ब्रांच बना दूं तो मुझे और 3 कार्बन चाहिए। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, ये तीनों एक साइड नहीं लगा पाऊंगा, पैरेंट चेन ही बदल गया। ठीक है, 3 कार्बन के लिए मैं काम करता हूं, यहां पे 2 कार्बन लगा देता हूं और यहां पे 1 कार्बन लगा देता हूं। क्या यही पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप कितना भी करके देख लो। मान लो आप ये सोचो ये कर देते हैं, पैरेंट चेन ही बदल गया, ठीक ना? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके पास C7H16 के टोटल 9 आइसोमर्स आते हैं, TSI इज 9, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 9। जनरली 8 चमकता है, और देखोगे ईमानदारी से सॉल्व करो तो यही नहीं दिखता है। 8 हो जाता है जनरली, बट वो नहीं दिखता है जो ब्रैकेट बनाया है। नेट पे देखो, जनरली 8 दिख रहा होगा वेबसाइट पे, और एक बहुत बड़े ब्रांड का स्क्रीनशॉट के साथ लगाया उन्होंने 8। छोड़ो, नाम नहीं लेना चाहिए, आगे लिखो 9 TSI। बना लो जल्दी से, बना लिया? C7H16 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर तोड़ना है, फिर और तोड़ना है, फिर और तोड़ना है, ठीक है? और अगर ब्रांच आ गया तो ब्रांच की पोजीशन बदलना है। चलो, तो ये आपके पास आ गया 9 आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4H8। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C4H8। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपको निकालना है TSI इन C4H8। आइए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? DU निकालना है। एक बार DU निकालो फटाफट। तो DU क्या हो गया? 1 आ रहा है क्या? DU सबका 1 आ रहा है। अब DU1 का मतलब क्या हुआ, ध्यान देखना। DU1 का 2 केस निकलता है, या तो वो कंपाउंड साइक्लिक होगा, या तो वो कंपाउंड एसाइक्लिक होगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक है यानी कि उसमें एक रिंग होगा, एक रिंग का ही तो DU एक होता है। और अगर कंपाउंड एसाइक्लिक है तो इसका मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड होगा। ओपन चेन को एसाइक्लिक बोलते हैं, एक डबल बॉन्ड होगा। DU1 आ गया, जैसे ही DU1 आया आपके पास 2 केसेस बन जाते हैं।
या तो DU1 है तो एक साइकिल होगा, या तो एक पाई बॉन्ड होगा। साइकिल का मतलब साइक्लिक, पाई बॉन्ड वाले को ए साइक्लिक। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं साइक्लिक बना के बताता हूं। कभी कभी पता है क्या पूछता है क्वेश्चन, कैलकुलेट साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ C4H8। वो केवल और केवल साइक्लिक वाले की बात पूछ रहा होता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली हमें आंसर रटा होता है C4H8, देखा आंसर मार दिया, वो पूछ साइक्लिक रहा था, पूरा पूछ ही नहीं रहा था। ठीक है, और ये जिपमर आपका एग्जाम होता था, उसे पूछा था टोटल साइक्लिक आइसोमर्स। चलो आ जाओ, 4 कार्बन है, एक रिंग, 4 कार्बन एक रिंग, 4 कार्बन का एक रिंग यही हो सकता है। 4 कार्बन एक रिंग, सबसे बड़ा से स्टार्ट करना है, चाहे चेन बनाना हो तब भी सबसे बड़े से, रिंग बनाना हो तब भी सबसे बड़े से। इसको, इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं ला सकते, लेकिन मैं इसको तोड़ के और छोटा तो कर सकता हूं। तोड़ के और छोटा कर दिया, क्या इस ब्रांच का पोजीशन बदल सकते हैं? भाई इस ब्रांच को मैं यहां रख दूं, एक ही बात है, इस ब्रांच को मैं यहां रख दूं, 1 मिथाइल ही होगा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ही होगा। तो टोटल अगर मैं साइक्लिक पूछूं तो 2 ही आ रहा है। अगर मैं आपसे ए साइक्लिक पूछता हूं, यानी कि ओपन चेन वाला पूछता हूं, उसका बताओ, 3 आ रहा है। एक बार ध्यान से देखते हैं, 4 कार्बन में एक पाई बॉन्ड है, अगर 4 कार्बन में एक पाई बॉन्ड है तो क्या यहां आ सकता है सबसे साइड में? 4 कार्बन एक पाई बॉन्ड, ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं क्या पोजीशन बदल सकता हूं इसका? तो मैं 4 कार्बन में पोजीशन आइसोमर इसका बना दिया। अब मैं और नहीं बदल सकता, अब मैं और बदलूंगा तो फिर सेम हो जाएगा, लेकिन तोड़ तो सकता ही हूं, इसको और तोड़ देता हूं मैं, इसका क्या बना दिया? अब ये डबल बॉन्ड यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो क्या हो गया? सेम हो जाएगा। तो टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2। ए साइक्लिक कितने हो जाएगा? 3। टोटल कितने हो जाएगा? 5। तो साइक्लिक अगर आपसे कोई पूछे साइक्लिक आइसोमर इसके कितने हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास 2। ए साइक्लिक यानी कि ओपन चेन की बात कर रहा है, वो हो जाएगा 3। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कोई पूछ रहा है तो हो जाएगा 5। अब इसमें मैं थोड़ा सा, उतना फील नहीं आएगा एमआर का, लेकिन एमआर का फील कराता हूं, जस्ट फील ऑफ एमआर। आ जाओ, ध्यान से पूछ रहा है, ध्यान से सब लोग देखना, 4 कार्बन का आपको पूछ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, 4 कार्बन का डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर। 4 कार्बन के कितने आइसोमर हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 कार्बन के कितने हैं? 4 कार्बन के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या 2 होता है? 4 कार्बन का नॉर्मल और आइसो ही तो होता है, 5 कार्बन का 3 होता है। मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा हूं। अब ध्यान दे दो, यहां पे पाई बॉन्ड रखना एक केस है, यहां पे पाई बॉन्ड रखना दूसरा केस है, इन तीनों पोजीशन से में यहां पे पाई बॉन्ड रखना तीसरा केस है। कभी भी आप, मतलब मैं ये बता रहा हूं, छोटा क्वेश्चन इसलिए लेगा नहीं, नहीं यही बता लेंगे, बड़े क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना है। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर कितना होता है वो बना लिया, उसमें पाई बॉन्ड वेरी करना है बस आपको। एक यहां करोगे तो अलग पोजीशन है, यहां करोगे अलग पोजीशन है, यहां करोगे अलग, ये तीनों सेम है, इसलिए इसमें एक ही होगा। बस ये झलक है, शायद आपको एमआर की फीलिंग अभी इतनी नहीं आ रही हो, आगे आएगा, बट अभी तसल्ली, धैर्य रखिए। C4H8 जल्दी से उतार लीजिए, छाप लिया। C4H8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है C5H10, जल्दी करेंगे। कितने कितने आ रहे हैं? 9। गूगल में 9 आ रहा है, और गूगल को थप्पड़ मारो, आंसर 10 है। अब 10 बना के देख लो बस। C5H10 का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ C5H10, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है आपके पास, DU निकाल लेते हैं। DU कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब या तो साइक्लिक होगा या तो ए साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक होगा तो क्या इसमें एक रिंग है, और अगर ए साइक्लिक होगा तो क्या इसमें एक पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक डबल बॉन्ड। चलो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं साइक्लिक बना लेता हूं। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे देखना, साइक्लिक के लिए C5H10। C5H10 में क्या आपके पास साइक्लिक ये होगा? 5 कार्बन का सबसे पहले मैंने चेन बना लिया, सबसे पहले तो यही होने वाला है, सब लोग बोर्ड पे
C5H10 का सबसे पहले यही होने वाला है। फिर आप देखोगे 4 कार्बन और 1 कार्बन, ये पॉसिबिलिटी है। क्या मैं इस ब्रांच का पोजीशन बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता हूं। मैं एक काम करता हूं, 3 कार्बन का बना लेता हूं और 3 कार्बन में दोनों बचे हुए कार्बन को यहां लगा दिया, या फिर दोनों बचे हुए कार्बन को मैं क्या कर सकता हूं, 1 1 की जगह 1 2 पे लगा लेता हूं। यहां नहीं लगा सकता, सेम हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 3। हाँ, इथाइल वाला जो है ना, बार बार वो रह जाता है, इथाइल वाला रखना है, ठीक है ना। 3 कार्बन के साथ 2 कार्बन जोड़ने का ये भी तरीका है, इथाइल जोड़े। ये तो साइक्लिक हो गया। आइए ए साइक्लिक की बात करता हूं। डबल बॉन्ड वाले कितने होंगे? साइक्लिक में तो आपके पास कितने हो गए? 5 हो गए। ए साइक्लिक में भी आइए देखते हैं C5H10 में। अब देखो, मैं एमआर से कराता हूं इसको। C5H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म थे? 3 थे। एक नॉर्मल था, एक ये था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, एक आइसो बना लो, एक नियो बना लो, यही था C5H10 में, यही था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब इसी में तो पाई बॉन्ड घूमेगा एक जगह से दूसरी जगह। एक बार यहां पाई बॉन्ड दे सकता हूं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सब लोग बोर्ड पे। इस पाई बॉन्ड को यहां ले जाओगे, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। समझ में आया? इसमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बना सकते हो, तीसरा नहीं बन पाएगा, सेम हो जाएगा। यहां पे डालोगे तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यहां पे डालोगे दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यहां पे डालोगे तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आया समझ में? नहीं, मैं बताता हूं। नहीं, ऐसे कैसे? अरे नहीं, क्या एक पाई बॉन्ड यहां रख सकते हो? क्या आप देखोगे यहां पे, नेक्स्ट यहां पे पाई बॉन्ड रख सकते हो? और कोई पाई बॉन्ड आप यहां नहीं ला सकते। चलो ठीक है, इसमें देखो एक पाई बॉन्ड तो यहां आ सकता है। अब देखो, नाम लिख के देखना, आपके पास डिफरेंट आएगा। देखो ये पाई बॉन्ड अगर मैं वहां ले गया तो नाम रख के देखो क्या डिफरेंट आ रहा है। इस पाई बॉन्ड को मैं लेफ्ट या नीचे कहीं भी रख सकता हूं, देखो तो डिफरेंट ही आ रहा है नाम इसका, है ना। वो लेफ्ट या नीचे रख सकता हूं, कहीं भी, दोनों सेम है। अच्छा, अब यहां पे देखो क्या हो सकता है, यहां पे क्या हो सकता है? क्या पाई बॉन्ड में यहां रख दूं? महापाप हो गया, कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए। क्या पाई बॉन्ड यहां रख दूं? महापाप हो जाएगा, महापाप हो जाएगा। यहां पे बेटा बनेगा ही नहीं, पाई बॉन्ड वहां आ ही नहीं सकता। कितने बन गए? साइक्लिक आइसोमर कितने? ए साइक्लिक आइसोमर कितने? मुझे खान सर की एक डायलॉग याद आती है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है? खान सर ने बड़ा अच्छा बोला था, लड़कियों के लिए खासकर। कितना डिफिकल्ट होता होगा पूरी जिंदगी बड़े बड़े बाल के साथ, ये खाली स्पेस, कितना मुश्किल होता होगा बिना दिमाग की पूरी जिंदगी जीना, वो भी बड़े बड़े बाल के साथ। तो ये मैं बड़ा यूज करता रहता हूं। चलो नेक्स्ट, हो गया आपके पास? तो जब भी आपके पास मान लो इस तरह के क्वेश्चन आए, सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर बना लेना है और उसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन रोटेट कर लेनी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर बना लीजिए, नॉर्मल आइसो नियो, और उसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन घुमा के देख लीजिए, डिफरेंट आ रहा है तो स्ट्रक्चर आइसोमर है। क्लियर? दिल तो मानता ही नहीं है ना। एक और क्वेश्चन हो गया आपका। कौन सा क्वेश्चन था ये? C5H10। उसके बाद है आपके पास C4H6। C4H6 के TSI कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट TSI ऑफ C4H6। कैलकुलेट TSI ऑफ C4H6। जल्दी से करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 क्या होता है? DU होता है। DU कितना आ रहा है? DU 2 आ रहा है यहां पे। वेरी नाइस। DU 0 वाले केस हमने पहले देखे 6 क्वेश्चन। DU 1 वाले के मैंने 3 क्वेश्चन कराए। DU 2 वाला करा रहा हूं। आप DU 2 अगर आ जाए तो देखो 2 का मतलब आ गया, या तो रिंग हो सकता है ना, या तो क्या हो सकता है, या तो साइक्लिक हो सकता है। साइक्लिक मतलब रिंग हो जाएगा, या तो आपके पास ए साइक्लिक होता है, मतलब उसमें पाई बॉन्ड आएगा। अब देखो, साइक्लिक में भी अगर DU 1 है, साइक्लिक में भी अगर DU 2 है, तो क्या आपके पास ध्यान दे सकते हो कि उसमें 2 रिंग आ रहा होगा?
अगर आपके पास बेटा कंपाउंड में 2 रिंग आ जाए तो क्या DU2 होता है ना? तो DU2 का मतलब या तो 2 रिंग आ जाए, या तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड आ जाए। DU2 का मतलब यही तो है, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड आ जाए, यही है ना? और कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं। अगर DU2 है तो क्या एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है? DU2 का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड डाल दो। DU2 का यही तो पॉसिबिलिटी, और सारी पॉसिबिलिटी आपको सोचना है। लोन पेयर से क्या DU कैलकुलेट होता है? तो कहां से आया ये दिमाग? लोन पेयर का कोई रोल नहीं है DU में, तो कोई भी आप लोन पेयर वगैरह नहीं सोच सकते DU में। DU2 होने का या तो 2 रिंग आ जाए, या तो 2 पाई बॉन्ड आ जाए, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या तो एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड आ जाए, यही 2 पॉसिबिलिटी है। अब एक काम करते हैं, साइक्लिक आइसोमर मैं बनवाता हूं अभी आपसे। C4H6 में क्या 2 रिंग संभव है? C4H6 में 2 रिंग संभव है? नहीं संभव है। अपने माथे पे परमानेंट टैटू से गुदवा लीजिए। C4H6 का 2 रिंग का ये रहा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है? और क्या पॉसिबिलिटी है? और ये हो सकता है, सारे काम करिए, C4H6 का डबल बॉन्ड भी तो लगा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है। अब ध्यान दीजिएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डबल बॉन्ड यहां 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 तीनों सेम है। अच्छा, अब मैं ये तो कर सकता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, लेकिन एक कार्बन और है मैं यहां लगाया, या फिर ये मैं इस डबल बॉन्ड के यहां लगा दूं। देखो अलग अलग है, पोजीशन आइसोमर बन गया इसका। या मिथाइल को डबल बॉन्ड के साथ लगाओ, मिथाइल को डबल बॉन्ड के बिना लगाओ, अलग अलग हो गया। अब इस मिथाइल को मैं यहां लगाता हूं, मान लो मैं इस मिथाइल को यहां लगा रहा हूं, सेम हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज सेम। ये नहीं बना रहा। एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है जो आप शायद ना सोच पाए। बेटा ये भी तो पॉसिबल है, DU इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इसमें भी तो 2 DU है। बोला था ना आज क्लास के बाद फेफड़े बाहर आएंगे, सोचना पड़ेगा बहुत सारा चीज। आ रहा है? फेफड़े बाहर आ रहे हैं, समझ आ रहा है? समझ आना ज्यादा जरूरी था। अब आ जाओ, और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं ए साइक्लिक में, बोर्ड पे फोकस। ए साइक्लिक में 4 कार्बन है, एक काम करते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने। क्या इस ट्रिपल बॉन्ड का मैं पोजीशन बदल सकता हूं? पोजीशन बदल के एक और आइसोमर बना लेता हूं। तो ये देखो, पोजीशन बदल के मैंने एक और आइसोमर बना लिया, हो गया। एक ट्रिपल बॉन्ड से 2 DU आ गया। अब ध्यान देना, 2 डबल बॉन्ड भी तो आ सकता है। तो 2 डबल बॉन्ड के लिए 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड या तो ऐसे लगा दो। देखो पाप नहीं हुआ है, पाप नहीं हुआ है, कार्बन के 4 ही बॉन्ड है अभी भी। एक और भी तो पॉसिबिलिटी है। टोटल कितने आ रहे हैं? 9 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर साइक्लिक आइसोमर कोई पूछे तो 5 बोलना, ए साइक्लिक पूछे तो 4 बोलना, TSI पूछे तो सही आंसर बोलना 9 नाइस। नेक्स्ट C4H10। C4H10 बना लिया ना शायद आपने? कितने आए थे? क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है बेटा, क्वेश्चन कपड़े बदल रहा है, ध्यान से। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसीलिए MR पढ़ाया था, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनो डेरिवेटिव। क्वेश्चन थोड़ा बदल के आएगा। ये तो डायरेक्ट भी आता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं डायरेक्ट, और जो कराए उससे बाहर नहीं आते। अच्छी बात तो ये है, ठीक है। इसमें आपको बड़े सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए मुझे पता है दिमाग चाहिए, और मुझे बहुत अच्छे से पता है वो है ही नहीं। तो जो है वो सारा करा दो क्लास में, रट तो सकते ही है, इसी में से आएगा, ठीक है। अब आइए, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10। फाइंड मोनो क्लोरो डेरिवेटिव कितना आ रहा है ऑफ C4H10।
या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H9Cl। अब देखो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना के दे दिया, दोनों क्वेश्चन सेम है। या तो सीधा लिख दे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो मोनोक्लोरो कैसे बनाओगे, एक H हटा के एक Cl बनाओगे, एक Cl लगाना है सिर्फ। या फिर वो सीधा पूछ दे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H9Cl, बात एक ही है। अब देखो ध्यान से बेटा, सब लोग इधर ध्यान से देना। पहले मैं बनाना हूं लॉन्ग ट्रिक से, फिर मैं बनाऊंगा एमआर से। अब इसके आगे के क्वेश्चन सारे एमआर से होंगे ताकि एमआर की प्रैक्टिस हो जाए। ध्यान दो, C4H9Cl में एक पॉसिबिलिटी तो ये है बेटा, सबसे पहले लॉन्ग मेथड बनाते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो Cl यहां लगा दिया, दूसरा पॉसिबिलिटी ध्यान देना, क्या मैं Cl यहां लगा दूं, है ना आइसोमर, है ना, क्या मैं और पोजीशन बदल सकता हूं इसका, नहीं बदलूंगा, सेम हो जाएगा। मैं तीन उसमें आता हूं, फिर मैं आइसो में आ गया, एक Cl तो यहां लग सकता है, या फिर बेटे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मोनोक्लोरो ही तो बना रहा हूं, एमआर ही तो बना रहा हूं। यहां से H हटाया था, यहां से H हटाया था, फिर इसमें आइसो में से यहां से H हटाया था, फिर मैंने बेटा यहां से H हटाया था, ये तो बना रहा हूं। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने हो गए, 4। ये हो गया लॉन्ग मेथड कि आप बना बना के चेक करो। अब ध्यान दो, कह रहा है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 4 कार्बन का जिसमें Cl लगा हुआ है। क्वेश्चन में ही दे दिया मोनो डेरिवेटिव, मतलब मोनो रेडिकल की बात कर रहा है, वो मोनोवैलेंट रेडिकल की बात कर रहा है। 4 कार्बन के कितने रेडिकल होते हैं, 4 कार्बन का एमआर कितना होता है, 4 कार्बन का एमआर कितना होता है गधो, 4 होता है। 4 कार्बन का एमआर टेबल देख लो, 4 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 TSI। फिर से अभी और में लगाएंगे तो मजा आएगा, अभी और में लगाएंगे तो मजा आएगा। ध्यान से देखना, तुम पहले वाह वाह कर लो। ये टीचर जब बोलता है तो ऐसे करना नहीं होता है। इधर आ जाओ, C4H9Cl में या तो आप ऐसे बना के देख लो, ये तो लॉन्ग मेथड है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिजिक्स को भी तो समय देना है। अगर फिजिक्स को समय देना है तो बेटा एमआर लगा लीजिए, C4 में Cl लगा लीजिए, मतलब 4 कार्बन है उससे Cl कह रहा है और आपको पूछा है स्ट्रक्चरल आइसोमर। C4 के कितने एमआर होते हैं, 4 एमआर होते हैं, जितने एमआर होगा उतना ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा, यानी कि 4 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा। आप देखो तो मैं वही सेम काम ही कर रहा हूं। अगर आप देखो तो ये पहला मोनोक्लोरो डेरिवेटिव था, ये दूसरा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव था, तीसरा था, चौथा था, तो मैं बार बार बनाऊं या फिर एक बार सीधा आंसर लिख दूं, 4 एमआर। अभी डाइजेस्ट करने में थोड़ा और समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, C4H10O 4 है, 7 है, C4H10O कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H10O। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है वो, मतलब स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर। आइए, एमआर हमारी यहां बहुत मदद करेगा। आइए ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, ड्यू निकालना है क्या, स्टेप नंबर 1 ड्यू, सब लोग निकाल लो, ड्यू कितना आ रहा है, ड्यू 0 आ रहा है, ओके। ऑक्सीजन कितने क्वेश्चन में, 1 है, ड्यू 0 एक ऑक्सीजन, क्या मैं अल्कोहल लिख सकता हूं इसको, ड्यू 0 1 ऑक्सीजन, क्या मैं ईथर लिख सकता हूं, तो बेटा यहां अल्कोहल भी बनेगा C4H10O का, ईथर भी बनेगा C4H10O का। ध्यान से, अल्कोहल भी बनेगा, ईथर भी बनेगा। अब ध्यान देना, मुझे सब लोग ध्यान से इधर बोर्ड पे, सब लोग बोर्ड पे, 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, एक ही पॉसिबिलिटी है। इसका एमआर कितना होता है, 4 कार्बन का एमआर कितना, यानी कि इसके 4 अल्कोहल बनेंगे, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्कोहल बनेंगे। एमआर लगा के आसान हो गया। फिर से एक बार वापस पुराने मेथड पे चलते, पहले ओरिजिनल वाला मेथड करते हैं। पहले देखो, 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, तो मैंने 4 कार्बन लिया, अल्कोहल यहां रख सकते हैं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान देना, इस OH को मैं यहां ला सकता हूं क्या, ठीक, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, OH को मैं यहां लाऊंगा सेम हो जाएगा,
क्या मैं इसको और तोड़ दूं? मैं इसको और तोड़ देता हूं। देखो एल्कोहल ये यहां से बन सकता है, या फिर बच्चों देखोगे तो यहां से हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, 4 एल्कोहल हो गया। ईथर बनाओ। ईथर सब लोग लॉन्ग मेथड से देखना। ईथर, एक कार्बन और बेटा ऑक्सीजन के बाद 3 कार्बन। क्या ये एक पॉसिबिलिटी है ईथर का? ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या मैं 2 कार्बन बना दूं? 2 कार्बन, एक ये पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? अब लेकिन ध्यान देना, जब भी 3 हो तो आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था, इसका बेटा पोजीशन आइसोमर भी बनता है। 3 कार्बन अभी भी है राइट हैंड साइड में, बट वो पोजीशन आइसोमर बन गया। समझे? अब आ जाओ ईथर का, या तो ये हो सकता है, ठीक है, बस। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? कितने बन रहे हैं? 7 आइसोमर बन रहा है। अब इसको एमआर से करते हैं। अब इसको बच्चों एमआर से करते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, अपने को आता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगे, वैसे नहीं लगेगा हमेशा, तो ये लगा लेना है। बट फिर भी ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं एमआर से। पूछ रहा है कि इतना मैं पता है कि DU0 एक ऑक्सीजन में अल्कोहल आएगा और फिर ईथर आएगा। तो अल्कोहल में देखो ध्यान से, 4 कार्बन और अल्कोहल है। 4 कार्बन के कितने एमआर होते हैं? 4 कार्बन के बेटा 4 एमआर होता है, इसीलिए 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, इसलिए 4 TSI आ जाएगा, 4 अल्कोहल बन जाएगा। और वही 4 अल्कोहल यहां बना हुआ है, जो ये आंसर दे रहा है 4, वो यही 4 के आंसर दे रहा है। अब ध्यान देना, ईथर में हो सकता है एक बार 1 कार्बन और एक बार 3 कार्बन, हो सकता है ना? एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सर 2 कार्बन और 2 कार्बन, यही पॉसिबिलिटी है क्या? फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस ऑन द बोर्ड। 1 कार्बन के कितने एमआर? 3 कार्बन के कितने एमआर? 1 इंटू 2 कितना हो गया? यहां आ जाओ, 2 कार्बन के कितने एमआर? 2 कार्बन के कितने एमआर? टोटल कितने एमआर इस वाले के? टोटल कितने आ गए? इस शॉर्ट ट्रिक की एक और फायदा है, वो ये भी पूछ सकता है कि 1 कार्बन और 3 कार्बन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, सीधा आ जाएगा 2। वो ये भी पूछ सकता है 2 कार्बन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है, सीधा आ जाएगा 1। या तो आप लॉन्ग मेथड लगा लो या तो आप एमआर लगा लो, सिंपल। एक बार और शॉर्ट ट्रिक, एक बार और इधर आओ, शॉर्ट ट्रिक एक बार और देखते हैं ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं एमआर मेथड। आपको अल्कोहल लगाना है और 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। 4 कार्बन का अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH तो होगा ही, और 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। तो आप पता कर लो 4 कार्बन का एमआर कितना है, उतना ही अल्कोहल बनेगा। 4 कार्बन का एमआर कितना है? 4 एमआर है, इतना ही अल्कोहल बनाएगा। हर एमआर के कोरस्पॉन्डिंग एक अल्कोहल बनता है, इसलिए 4 अल्कोहल के आइसोमर बन गए। जितना एमआर है उतना ही आइसोमर है। नेक्स्ट, ये अल्कोहल के आइसोमर हो गए। ईथर का आइसोमर देखो, ईथर में क्या हो सकता है, या तो 1 कार्बन इधर आ सकता है, 3 कार्बन इधर आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। या फिर ईथर को बनाने का 2 कार्बन यहां 2 कार्बन यहां, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये नहीं लिख सकते कि सर 3 इधर और 1 इधर, ये सेम है, ये सेम है। अब देखो इसका मुझे वो निकालना है, 1 कार्बन का कितना एमआर होता है? 1। 3 कार्बन का कितना एमआर होता है? 2। 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 एमआर। 2 एमआर है टोटल, इसलिए 2 TSI हो जाएगा। इसका 2 TSI होगा। नीचे वाले का निकालते हैं। इसका कितना एमआर है? 1। इसका कितना एमआर है? 1। टोटल कितना एमआर है? 1। यानी कि टोटल TSI कितना आ रहा है इससे? क्या दोनों मिला के टोटल ईथर का TSI निकाल सकते हैं? किसके लिए? बिल्कुल नहीं, सीधा आप C3 का एमआर का टेबल कितना है? C3 में एमआर कितना होता है? 2। 1 इंटू 2 कर दो, आंसर आ गया। कोई आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो आंसर मिलेगा। नो नीड टू ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर। और एमआर से कंफर्टेबल होइए, क्योंकि आगे काम बहुत आएगा। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आपको तो बताना पड़ेगा, ये कोई शॉर्ट ट्रिक में नहीं है भाई, लेकिन ये प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा कि DU1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब अल्कोहल और ईथर ही होने वाला है। ये आप एक आध क्लास में सीख जाओगे। C4H10O के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे,
C5H12O के TSI टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर C5H12O कितने हैं, किसी को आइडिया है? 14। हाँ गुड, बट कैसे हैं बताइए जरा गूगल। C5H12O के टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, तो पड़ोसी से पूछिए। कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C5H12O। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 क्या ड्यू निकालना होता है? सब लोग देखो ड्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऑक्सीजन कितना है? अगर ड्यू 0 ऑक्सीजन 1 है तो देख दो केस आता है, या तो अल्कोहल हो सकता है या तो ईथर हो सकता है। आइए अल्कोहल का टीएसआई निकालते हैं। देखो अभी 10 सेकंड में निकलेगा अल्कोहल का टीएसआई। अल्कोहल के लिए OH होता है, और ध्यान दो सब लोग बोर्ड पे क्या 5 कार्बन का अल्कोहल पूछ रहा है, तो 5 कार्बन का कितना एमआर होता है? 8 एमआर होता है। इसका मतलब इसके 8 आइसोमर होंगे, 8 टीएसआई ऑफ अल्कोहल बनेगा। अब 8 बनाओगे क्या बैठ के एग्जामिनेशन में? अगर बनाओगे तो फेफड़े बाहर आएंगे, नहीं बनाओ तो ज्यादा बेटर है। अब ध्यान देना ईथर का फोकस ऑन द बोर्ड। ईथर की क्या हो सकता है? इधर एक कार्बन, इधर 4 कार्बन, ये एक पॉसिबिलिटी है। इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, एक ये पॉसिबिलिटी है। नहीं, इधर 2 और इधर 3 है, एक ये पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी? यही पॉसिबिलिटी है, 1 4 2 3, दैट्स इट। सब लोग यहां देखो, अगर एक के कितने एमआर होते हैं? 1। 4 के कितने एमआर होते हैं? 4 के कितने एमआर होते हैं? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? टोटल इस वाले के 4 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर आ रहा है। इसमें आओ, इसके कितने आइसोमर होते हैं? 1। इसके कितने आइसोमर होते हैं? तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? क्या आ रहा है टोटल टीएसआई? 6 आ रहा है क्या? ईथर के 6 टीएसआई आ रहे हैं, अल्कोहल के 8 टीएसआई आ रहे हैं टोटल। अगर कोई पूछ ले, अच्छा कोई एग्जामिनर पता क्या पूछता है? अल्कोहल के टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बताइए, फिर पूछता है ईथर के बताइए, ठीक है? तो अल्कोहल का टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, यूट्यूब चलाते हो? नहीं देखते हो? तो फिर हमें क्या तुम टेलीग्राम पे दिखे थे क्या? देखे ही नहीं थे। न्यू टीचर, ओके। चलो इधर बकवास करा लो बस तुमसे। हाँ इधर रील पे देखा था, कम से कम मैं रील पे नाच नहीं रहा हूं, ये अच्छी बात है। चलो बस रनिंग कमेंट्री करा लो इनसे। अल्कोहल और ईथर हो गया, एकदम एमआर से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है? हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बना भी है 2 डिग्री अल्कोहल, बना भी है। ये लो C5 में कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री होते हैं? C5 में अगर 8 एमआर था तो कितने 1 डिग्री एमआर था? कितने 1 डिग्री एमआर था? तो 1 डिग्री अल्कोहल वाले कितने होंगे? कितने 2 डिग्री एमआर बना था? कितने 3 डिग्री एमआर बना था? बेटा सब कुछ बोर्ड पे है, सब कुछ नोट्स में है, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है 1 डिग्री अल्कोहल की तरह होगा। C4H8O, नेक्स्ट क्वेश्चन। C4H8O, कैलकुलेट TSI ऑफ C4H8O। बोटा कर लें? बोटा हो गया बेटा की जगह, बोटा तो हो ही तुम लोग। बोटा जान दो किसको बोलते हैं? वो जो लकड़ी काट के रखते हैं, बोझा नहीं होता, वो लकड़ी नहीं होता पहले तो, वो मोटा मोटा पेड़ का तना काट के ऐसे रखते हैं ना, ऐसा बोलता बोटा। हो गया ये C4H8O। C4H8O, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्वेश्चन ये भी आता है, पहले क्वेश्चन वो नहीं लिखता हूं, पहले ये लिखो। C4H, स्टेप नंबर 1, ड्यू निकालो फटाफट, कितना आ रहा है? ड्यू निकाला होगा आपने, और ड्यू का फॉर्मूला आ रहा होगा आपके पास 1। अच्छा हो गया,
अगर DU1 है और ऑक्सीजन कितना है, एक, तो DU1 और ऑक्सीजन एक का क्या मैं एल्डिहाइड बोलता हूं और क्या मैं कीटोन बोलता हूं? और ये प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। DU0 एक ऑक्सीजन अल्कोहल ईथर, DU1 एक ऑक्सीजन एल्डिहाइड कीटोन। इसका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ एल्डिहाइड एग्जिस्ट? हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एग्जिस्ट फॉर C4H8O? क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ कीटोन एग्जिस्ट फॉर C4H8O? तीसरा क्वेश्चन तो हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर तो है ही जी, इनॉल नहीं, वो टॉटोमर में काउंट होगा, इसमें नहीं। इनॉल मैंने आपको FI के समय बताया था कि इनॉल आर ऑल काउंटेड इन टॉटोमर, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म उसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, यहां आ जाओ जरा, TSI बनाते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है। और अगर एक कार्बन यहां आ गया तो बचे कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का कितना है MR, 3 कार्बन का कितना है MR, तो एल्डिहाइड के कितने आइसोमर, 2 TSI एल्डिहाइड वाले। सीधा आंसर आया। कीटोन के लिए ध्यान दीजिएगा, कीटोन क्या C डबल बॉन्ड होता है, इधर इधर कार्बन होता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक कार्बन और 3 कार्बन इधर लगा दो, और कोई पॉसिबिलिटी? क्या यहां पे 2 आएगा, देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक कार्बन का कितना MR होता है, 2 कार्बन के कितना MR होता है, टोटल मल्टीप्लाई करके कितना MR आ रहा है, टोटल TSI कितना आ रहा है कीटोन का, एल्डिहाइड का TSI 2, कीटोन का TSI 1, और टोटल TSI 3। एल्डिहाइड के लिए 2, कीटोन के लिए 1, टोटल TSI आ जाएगा आपके पास 3। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आपको MR नहीं पता होता तो बेटा गलत हो जाता। PYQ हेलोइक क्या हुआ, पता है। 3 SI, C4H8O2 का बनाना है, C4H8O2 का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, C4H8O2, कैलकुलेट TSI ऑफ C4H8O2। स्टेप नंबर 1 बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ईथर के साथ डबल बॉन्ड बना के बताओ। आइसोप्रोपाइल में आप कह रहे हो डबल बॉन्ड लगा दूं ऐसा, और फिर ईथर लगा दूं, फिर एक कार्बन, कितना हो रहा है, C4H8O है क्या, कितने हाइड्रोजन है यहां पे, 2, कितने हाइड्रोजन है, 3, कितने हाइड्रोजन है, 3, और आपके पास C4 हो गया है, H8 हो गया, O हो गया। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, यस, सोचने दो। C4H8O, कीटोन का कार्बन कौन काउंट करेगा, हाँ, तो आपके पास टोटल 3 आइसोमर्स है, 3 में एक डबल बॉन्ड भी तो आ सकता है, बिल्कुल। अगर आप TSI का क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड और कीटोन वाले में तो ठीक है, TSI वाले में एक और आप ऐड कर लो, ये वाला, तो टोटल TSI चेंज होके हो जाएगा 4। हाँ, वो कह रहे हैं टोटल TSI, एल्डिहाइड में आंसर सेम है, कीटोन का आंसर सेम है, बट अगर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है तो एक और बनेगा 3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपका PYQ वाला। चलो नेक्स्ट और करें, कैलकुलेट टोटल TSI ऑफ C4H8O2।
इसमें स्पेसिफिक कर दीजिए, इसमें स्पेसिफिक कर दीजिए, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H8O2 कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिक्स कर दो वरना सब देखना पड़ेगा। कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H8O2 कंटेनिंग एस्टर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। आ जाओ, C4H8O2 के लिए स्टेप नंबर 1 बताओ क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या, DU निकालेंगे। तो DU निकाल लो, कितना आ रहा है, DU कितना आ रहा है 1। ऑक्सीजन कितना आपके पास, और DU1 एक 2 ऑक्सीजन, क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। DU1 2 ऑक्सीजन, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। DU1 2 ऑक्सीजन, एस्टर भी होता है। DU1 2 ऑक्सीजन, या तो एसिड बनेगा या तो एस्टर बनेगा। आइए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला देखते हैं, सीधा MR से हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको बताना है, कितने कार्बन है टोटल, 4 है ना। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में गया, बाकी बचा 3 कार्बन। 3 कार्बन का कितना MR होगा, 2 MR होगा। अगर 2 MR होगा तो क्या 2 TSI लिख दूं यहां पे, 2 TSI ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, बट अगर मैं आपको एस्टर वाला बनाऊं, एस्टर वाला आपको बना के ही देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसमें MR का हेल्प है बट बना के देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो एस्टर मैं कैसे लिख सकता हूं। एस्टर के लिए फोकस करना यहां पे, अगर आपके पास एस्टर है तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे बेटा H भी आ सकता है, R भी आ सकता है, और लेकिन यहां पे R आना मस्ट है। ये होता है एस्टर। अब ध्यान देना, क्या मैं C डबल बॉन्ड OR, क्या यहां मैं H लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना। एक कार्बन आ गया, रिमेनिंग कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन यहां लगा दो, ठीक हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एक कार्बन यहां लगा दो, बाकी बचे कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। फिर क्या होता है, 2 कार्बन यहां लगा लो तो क्या एक कार्बन और आ जाएगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है क्या, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में कितने MR हैं, 2 MR है, इधर कुछ है ही नहीं, तो टोटल कितना आ गया इसका 2 TSI। इस वाले में 1 TSI, सॉरी 1 MR 1 MR, कितना हो गया 1 TSI। ये 1 MR 1 MR कितना हो गया 1 TSI। टोटल कितने आ गए 4 TSI। एस्टर वाले 4, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले 2। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कितने हो जाएंगे 4, एस्टर वाले कितने हो जाएंगे, नहीं, इसका 2 और इसका कितना हो जाएगा 4। C4H11N, C4H11N, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। C4H11N, C4H11N, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H11N। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 DU होता है क्या, DU निकालो। DU कितना हो रहा है 0 आ रहा है, अच्छा, और DU 0 आ रहा है, नाइट्रोजन 1 है, तो DU 0 1 नाइट्रोजन। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये 1 डिग्री अमाइन हो सकता है, 1 डिग्री नहीं, सीधा लिखो ये अमाइन हो सकता है। अमाइन में भी आपको देखना पड़ेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्यों, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, है ना। अब मुझे तीनों फंक्शनल आइसोमर देखना, ध्यान देना। मैं सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन देखूंगा, MR की हेल्प से फट से निकल जाएगा। फिर मैं 2 डिग्री अमाइन के स्ट्रक्चर बताऊंगा कितने होंगे, वो भी आराम से MR से हेल्प से निकलेगा। 3 डिग्री अमाइन भी MR के हेल्प से निकल जाएगा। आ जाओ, 1 डिग्री अमाइन, क्या आपको पता है कि NH2 ग्रुप होता है 1 डिग्री अमाइन, और NH2 ग्रुप से कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यही है 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन के कितने MR है, यहां पे कितने MR हैं, जितने MR होंगे क्या उतने ही 1 डिग्री अमाइन बनेगा,
तो 4 TSI ऑफ 1 डिग्री अमाइन। 4 TSI आ जाएगा किसका? 1 डिग्री अमाइन का। 2 डिग्री अमाइन देखना सब लोग, 2 डिग्री अमाइन में क्या ये होता है? NH होता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। 4 कार्बन को रखने का तरीका C1C3 है या C2C2 है, एकदम क्लियर। 4 कार्बन को या 1,3 या 2,2 रखा जा सकता है। 1 के लिए कितने MR है? 1 MR। 3 के लिए कितने MR है? 2 MR। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है? 2 TSI। इसके लिए कितने MR आ रहा है? 1 MR। इसके लिए कितना MR आ रहा है? 1 MR। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है? 1 TSI। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना आ रहा है 2 डिग्री अमीन का? 3 TSI आ रहा है किसका? 2 डिग्री अमीन का। अगर मैं 3 डिग्री अमीन पे जाऊं तो क्या आप सबको पता है 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन होता है और तीनों तरफ कार्बन होता है। 4 कार्बन में एक यहां बाकी 2 यहां, यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 1 1 2। इसके भी 1 MR 1 MR 1 MR मल्टीप्लाई करके बेटा 1 MR 1 MR यानी कि 1 TSI। किसके लिए? 3 डिग्री अमीन के लिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके पास निकल के आ गए हैं 8। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। MR से जब आप टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालेंगे इजीएस्ट निकल जाता है, सबसे पहले आपके पास आंसर आ जाएगा बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए। वरना आप ड्रॉ करते रहो एग्जामिनेशन में, तब तक पता नहीं कोई और बाजी मार लेगा। हाँ डिग्री सेम है और DU सेम है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट C4 C6H15N C6H15N calculate total 3 degree amine isomers of the following compound। C6H15N इसके आपके टोटल 3 डिग्री अमाइन कैलकुलेट करने। कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कंटेनिंग 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन कंटेन करना है। यह आपका जब एम्स हुआ करता था उस समय का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। C6H15N 3 डिग्री अमाइन बनाना है C6H15N में। 3 डिग्री अमीन बनाना है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3। आइए देखते हैं 3 डिग्री। अच्छा DU कितना है? DU कितना आ रहा है? 0। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आ जाओ 3 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक बात है। अब 6 कार्बन रखना है, 1 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन। एक ये पॉसिबिलिटी है, ध्यान देना। दूसरा पॉसिबिलिटी 2 कार्बन 1 कार्बन 2 1 3 और 3 6 कार्बन। एक ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है? C2 2 कार्बन सारी तरफ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देख लो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है 6 कार्बन को रखने का। या तो आप 1 1 4 रख सकते हो, या तो आप 1 2 3 रख दो, या 2 2 2 रख दो। 6 कार्बन को तोड़ने का यही पॉसिबिलिटी है। इसके कितने MR हैं? 1 MR। इसके कितने MR है? 1 MR। इसके कितने MR है? 4 MR। तो 4 × 1 × 1 कितना हो गया? 4 MR। टोटल 4 MR है तो 4 TSI यहां से आ गया। इस वाले के कितने TSI आएंगे? क्या इसके 1 MR होगा? इसका 1 MR होगा, इसका 2 MR होगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या 2 MR आ जाएगा? क्या यहां पे 2 TSI आ जाएगा? इसमें 1 1 1 आ जाएगा सबका MR, तो टोटल 1 MR हो जाएगा। और 1 MR का मतलब 1 TSI हो जाएगा। टोटल कितने आ रहे हैं? DU 0 है यहां पे। 4 2 6 1 7। टोटल 7 TSI किसके? 3 डिग्री अमीन के। होमवर्क में बेटा इसका 1 डिग्री और 2 डिग्री भी करिएगा होमवर्क में। 7 TSI ऑफ 1 डिग्री अमीन एंड 2 डिग्री अमीन, मतलब 7 नहीं, कैलकुलेट TSI ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री, इसका भी बनाइएगा। वैसे बना के देखिएगा, मजा आएगा। हाँ कैलकुलेट DU 0 है, इसमें कितना आ रहा है? DU 0 नहीं आ रहा है। C+1 - H + X नहीं है -N/2।
बेटा आजकल मार्केट में 6+1 7 हो रहा है, 14/2 7 हो रहा है, आजकल 7 - 7 बेटा 0 हो जाता है। ठीक है, पहले का पता नहीं, आजकल तो ऐसे ही चल रहा है। कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, अभी देखो मास्टर अभी आपको क्या करा था, मोनोवैलेंट रेडिकल करा रहा था। एक सीएल है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सीएल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 2 सीएल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें निकालना है। C3H6Cl2 का बताना है आपको। C3H6Cl2 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6Cl2, TSI निकालना है किसका, C3H6Cl2 का। अब ये बाईवैलेंट रेडिकल है, एमआर लगेगा नहीं लगेगा बेटा, मोनोवैलेंट में लगाना, पता लगे यहां एमआर लगा के आ गए, ये बाईवैलेंट है। ठीक है, सही चीजों का सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। पता लगे यहां पे एमआर लगा के आ गए और बोले कि नहीं नहीं आपने तो पढ़ा ही था। ये बाईवैलेंट है, एमआर इज मोनोवैलेंट के लिए, एक सीएल के लिए इस्तेमाल होगा, 2 सीएल के नहीं होगा। अब आओ, 3 कार्बन है और 2 सीएल है, हो सकता है दोनों सीएल एक ही जगह पे लगाओ, हो सकता है दोनों सीएल एक ही जगह पे लगाओ। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है सर दोनों सीएल, हो सकता है दोनों सीएल 1 और 2 पे लगाओ, हो सकता है दोनों सीएल 1 और 3 पे लगाओ। और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, यहां पे सीएल और सीएल लगाओ, नाम अलग अलग है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है, नाम अलग अलग है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है, दोनों अलग अलग हैं। आप ये नहीं कर पाओगे, दिस इज रॉन्ग, ये सेम हो गया, ये 1,1 डाइक्लोरो, चलो ये सेम हो गया, इसमें आ गया या तो 1,2 पे आ सकता है या 1,3 पे आ सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, टोटल कितने टीएसआई आ रहे हैं? 4 टीएसआई। जितने भी टीएसआई के क्वेश्चन हैं घर जाके एक बार खुद से बिना देखे कर लेना है। C3H6Cl Br के कितने हैं टोटल एसआई है? C3H6Cl और Br, देखो मुझे लगता है कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता देना। C3H6Cl Br कितना आ रहा है? 4 होगा, Cl2 की जगह ClBr कर दिया, 4 होगा। जो आप सोचते हो ऐसा होता है, ये जरूरी थोड़ी है। बना के बताइए, बना के बताइए, और 5 देखते हैं। जो आप सोचते हो वो होता है, ये जरूरी तो है नहीं। आइए देखते हैं, 2 सीएल की जगह एक सीएल और बीआर करने से क्या फर्क पड़ा। आइए, 3 कार्बन है, एक सीएल और एक बीआर है, भाई काम करो बीच में लगा दो दोनों को, सीएल और बीआर। एक काम कर सकते हो आप, इसको कॉर्नर कार्बन पे लगा दो, यहां देखो सीएल और यहां देखो बीआर, ये लग सकता है। 3 कार्बन के साथ सीएल और बीआर लग सकता है, नहीं लग सकता? लग गया। अच्छा, अब ये हो सकता है, ध्यान देना, अब ये हो सकता है यहां पे सीएल और यहां पे बीआर दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन सीएल बीआर को इंटरचेंज कर दो तो डिफरेंट हो जाएगा, यही इसमें समझने का फेर है। इसका 1,2 और इसका 1,2 अलग अलग है, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन, दोनों अलग अलग है। अच्छा, आप इसको और भी कर सकते हो, 1,3 पोजीशन पे ले जाओ, सीएल यहां पे बीआर यहां पे, 1,3 पे इंटरचेंज करोगे तो एक ही है, 1,3 पे इंटरचेंज कर दो एक ही है। टोटल आपके पास आ जाएगा 5 TSI ऑफ C3H6Cl और Br, 5 TSI ऑफ C3H6Cl Br। हो गया, हो गया। क्वेश्चन एक इस तरह से आता है, कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ
C7H8O। बेंजीनोइड स्ट्रक्चर जब भी आए क्वेश्चन में, बेंजीनोइड आइसोमर, ध्यान देना, बेंजीनोइड आइसोमर मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव पूछ रहा है वो। बेंजीनोइड का मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव। अब देखो ध्यान से, बेंजीनोइड में जब भी आए तो बेंजीन बना लेना सबसे पहले। तो जब भी बेंजीनोइड आइसोमर आ रहा है यानी कि बेंजीन तो होगा, यानी कि 6 कार्बन तो मैंने बेंजीन में बुक कर दिए। बचा कितना कार्बन? 1 कार्बन। अब 1 कार्बन, और देखें यहां पे बेंजीन में मैंने 1 कार्बन बुक कर दिए, तो क्या 1 कार्बन और 1 अल्कोहल बच रहा है? सिंपल, जब भी बेंजीन आए तो बेंजीनोइड के लिए हमेशा आप एक काम करना, इसमें से C6H5 माइनस कर लो। क्या बन रहा है? C6H5 माइनस कर लो तो क्या बन रहा? मैंने C6H5 माइनस क्यों किया? क्योंकि बेंजीन डेरिवेटिव एक्चुअली यहां पे कुछ लगेगा ना, तभी तो बेंजीन डेरिवेटिव बनेगा। बेंजीनोइड या बेंजीन डेरिवेटिव यही तो होता है। तो ये देखो C6H6 होता है बेंजीन, डेरिवेटिव जब आप करोगे, रेडिकल जब आप बनाओगे तो C6H5 में जोड़ते हो। जब भी आपके पास बेंजीनोइड आइसोमर आ जाए तो बेंजीनोइड आइसोमर का मतलब होता है कि आप उसमें से C6H5 माइनस कर लो। क्यों? क्योंकि बेंजीन डेरिवेटिव माइनस करना होता है। अच्छा, माइनस किया तो CH3OH बना, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है भाई, सीधा मैंने क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया, CH2 आएगा, CH2OH। यहां पे भी CH2 आ रहा है क्या? ओके, CH2OH। अब आ जाओ, एक पॉसिबिलिटी आपको मैंने बताया था, क्या मैंने इसका अल्कोहल का फिनॉल बना सकता हूं? यहां पे OH बना दो, यहां पे CH3 लगा दो, चलेगा? H हटा के CH3 लगाया है बेंजीन से। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि मैं इसका ईथर बना दूं, और है या नहीं है? बस, और भी है बेटा, इसका मैं मेटा तो बना सकता हूं। पोजीशन आइसोमर है ना, 1,2 की जगह 1,3 हो गया। क्या मैं इसके पैरों में बना दूं? देखो बेटा, मैंने OH के पैरों में बना दिया, पैरा हो गया ये। तो देखो यहां पे कितने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर आ रहे हैं? बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर है टोटल, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। हाँ, कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से H हटा है तब CH3 लगा है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C7H8O। जब भी बेंजीनोइड आए C6H5 माइनस कर लो, इसी को अरेंज करना है, इसी को अरेंज करना है। तो अल्कोहल बन सकता है, फिनॉल बन सकता है, फिनॉल में 3 बन सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा, और फिर आपके पास ईथर बन सकता है, टोटल 5 बन जाएगा। कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ C7H9N। कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ, टोटल बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C7H9N। जब भी बेंजीनोइड जैसा क्वेश्चन आए, क्या करना है? फिनाइल माइनस करना है, C6H5 माइनस कर लेना है। इसको फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव मतलब फिनाइल होता है। C6H5 माइनस कर लो, क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? CH2N बच रहा है। अच्छा, अब जब आप बेंजीनोइड बनाने जाओगे तो सबसे पहले 6 कार्बन मैंने बुक कर दिया बेंजीन में, क्या बच रहा है? क्या बच रहा है माइनस करके? एक गधेड़ो, 7 में से 6 कार्बन गया 1 कार्बन, 9 में से 5 कार्बन गया 4 कार्बन, और फिर N आ गया। इसमें क्या दिक्कत है? आ जाओ, टोटल बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ C7H9N, फिर नहीं होगा, C7H9N ही है। चलो, C7H9N है। अब करो, करते हैं इसको, सॉल्व करके देखते हैं क्या कहां पे एरर आ रहा है। CH4N बन रहा है, तो देखो मैं सबसे पहले देखोगे इसमें क्या बन जाएगा, CH2NH2 बना दूं। देखो 1 डिग्री अमीन बन गया। मैं एक काम कर सकता हूं, डायरेक्ट इसको जोड़ दूं, जैसे अल्कोहल के बाद फिनॉल बन गया था, तो अब मैं क्या बना दिया? एनिलीन बन गया। और मैंने बनाया था एनिलीन इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बताया था। और देखो यहां पे क्या CH3 जोड़ सकता हूं। फिर क्या मैं ऑर्थो मेटा पैरा बना दूं? सीधा 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 सीधा, यहां पे NH2 डाल दो, यहां पे CH3 डाल दो,
और यहां पे क्या बना दोगे आप, पैरा बना दोगे, सीधा NH2 ऊपर और सीधा CH3 नीचे। साइक्लोप्रोपाइल कहां पे हाइड्रोजन 5 हुआ, गधेड़ो हाइड्रोजन हटा के फिर लगाए, हाइड्रोजन हटाए यहां पे। आपको यह पता होना चाहिए कि बेंजीन में बेटा 6 हाइड्रोजन होते हैं, अगर यहां पे CH3 लग रहा है तो एक H हटा होगा फिर लगा होगा। खैर, अब मैं इसका ध्यान देना, क्या मैं इसका 2 डिग्री बना सकता हूं? देखो 2 डिग्री बना लिया है, अब कोई प्रॉब्लम? कितने टोटल हो जाएंगे? 5 आ जाएंगे टोटल। बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमरेज 5 TSI। ठीक है, बहुत फेवरेट है बेंजीनोइड आइसोमर, NTA का और किसका, हम अपना फेवरेट थोड़ी कराते हैं। कैलकुलेट, टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या? लेकिन सुनो सुनो सुनो, या तो अगली क्लास में सीधा स्टीरियो आइसोमरिज्म चालू होगा, या तो 5 मिनट दे दो, या तो फिर उड़ा देंगे, ध्यान रखना। ले लेना, देखो मुझे सब पता है, तुम कैसे मानोगे। कैलकुलेट, अरे पढ़ लो भाई, तुम्हारे फिजिक्स का क्लास है ना, फिजिक्स का है ना, मैं BN सर को बोल दूंगा थोड़ा लेट आएंगे, चलेगा? चलो, कैलकुलेट TSI ऑफ, पढ़ लो, C6H4Cl2। ध्यान देना, अब ये डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। अब इसमें कितने बेंजीनोइड आइसोमर हो गए? 3 होता है। एक बार देख लेते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कैसे देखोगे। देखो आपके पास सबसे पहले बेंजीन बनाओ, एक पॉसिबिलिटी है 2 क्लोरीन है ना, एक पॉसिबिलिटी मैंने ये लगा दिया ऑर्थो, दूसरा पॉसिबिलिटी देखो मैंने क्या बना दिया, मेटा, और तीसरा पॉसिबिलिटी मैंने क्या बना दिया, पैरो में डाल दो इसको, तो पैरो में डालने पे पैरा हो जाता है। डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, 1-2 पोजीशन ऑर्थो, 1-3 पोजीशन मेटा और 1-4 पोजीशन पैरा। 1-2 को ऑर्थो, 1-3 को पैरा, 1-3 को मेटा और 1-4 को पैरा। एक क्वेश्चन पूछूं, जो बता देगा उसको मेरी तरफ से जो मांगो वो, जो मांगो वो। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, मर्सिडीज मत मांग लेना गधेड़ो। इधर आओ, इधर इधर फोकस क्वेश्चन पे। देखो जरा, ये वाला पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन क्या है? ऑर्थो नहीं है, ऑर्थो नहीं है। अगर यहां पे ग्रुप लगेगा तब ये ऑर्थो होगा, अगर यहां पे ग्रुप लगेगा तो ये मेटा होगा, और अगर ये ग्रुप लगेगा तो पैरा होगा। यहां पे ये मेटा होगा और यहां पे ये ऑर्थो होगा। ठीक बात है? व्हाट इफ, अरे ये क्वेश्चन नहीं था, व्हाट इफ कुछ भी नहीं लगा हो और मैं ये पोजीशन की बात कर रहा हूं, यहां पे एक एक चीज लग गया, ये तो बोल दिया ऑर्थो मेटा पैरा, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोल रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट पोजीशन? और ये एनसीईआरटी में, अगर कुछ बोलोगे इधर उधर, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। इससे पहले कि तुम आंसर दो, इसका पोजीशन होता है इसको बोलते हैं इप्सो, और ये डाउस प्रोसेस में लिखा हुआ है इप्सो अल्कोहल, लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ना। इस पोजीशन को लिखा जाता है इप्सो, IPSO। डाउस प्रोसेस में फिनॉल बनाने का प्रोसेस है ना, बेंजीन पे आप सीधा वो OH लगा देते हो, इस पोजीशन को बोला था इप्सो पोजीशन। इप्सो पोजीशन पे OH है, ये पढ़ना। या फिर बच्चों इसको बोलते हैं हम, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसको साइन पोजीशन बोलते हैं। साइन छोड़ दो, इप्सो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पता होना चाहिए। मन में आया था, मन में ही रखो, फिर मन में मैंने भी गिफ्ट दिया है, ठीक है। C6H4Clbr का TSI निकालो, C6H4Clbr टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो इसमें अब कुछ सोचना नहीं है,
तुम्हारे मन में आ गया था क्या? सोचो मैं कितने घाटे में जाता अभी। यहां से पैदल जाना पड़ता। चलो C6H4Cl Br, ये आपके पास 3 पोजीशन हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा बना दो, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H3Cl3, C6H3Cl3 का टोटल TSI, कैलकुलेट TSI ऑफ C6H3Cl3, 3 क्लोरीन लगाना है। देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, बेंजीन पे इसको 1 2 3 पे लगा दो भाई, सबसे पहला तो यही है, 1 2 3 एकदम बगल बगल लगा दिया। फिर क्या करूंगा मैं, 1 2 4 लगा दूंगा भाई, 1 और 2 को कांस्टेंट कर दो, 4 लगा दो, 1 2 3 1 2 4, 1 2 5 लगा सकते हो क्या? 1 2 5 लगाओगे तो सेम हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा उधर से, ठीक ना। अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, एक एक छोड़ के लगा दो, यहां यहां यहां, टोटल 3 होगा, टोटल 3 TSI ऑफ, यहां पे 3 यहां पे 3 यहां पे 3। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, है ना, बहुत आता है, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना होगा, बेंजीन में कितना होगा, आइसो में कितना होगा, नियो में कितना होगा, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बहुत आते हैं। उसका एक ट्रिक लेते जाइए, ठीक है, केवल ट्रिक, उसी से सब सवाल हो जाएगा, बस ट्रिक है, दिमाग नहीं लगाना है। फाइंडिंग मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, कभी भी आ जाए, मोनोक्लोरो मोनोब्रोमो, मैं क्लोरो बस हिंट के लिए बता रहा हूं, मोनोक्लोरो पूछ दे, मोनोब्रोमो पूछ दे, मोनो डेरिवेटिव कभी भी आ जाए तो बेटा आपको यही ट्रिक लगाना है। आइए, मान लो आपसे कोई पूछता है बेंजीन में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे, बेंजीन में कितने होंगे, फिर कोई पूछता है नेप्थलीन में कितने होंगे, फिर कोई पूछता है एंथ्रासीन में कितने होंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब ये अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करने जाओगे और सोचोगे एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए, तो नॉर्मल वालों का तो नहीं होगा, थोड़ा अच्छे तरीके से देखना होगा, वो मैं बताऊंगा। फिर एंथ्रासीन हो गया, इसका डाइफिनाइल मीथेन का कर दो, क्वेश्चन लिखो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे, एक शॉर्ट ट्रिक हर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव को सॉल्व कर देगा। बाइफिनाइल कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे, 60, क्या पगला गए हो, सठिया गए हो। बाइफिनाइल के बाद साइक्लोहेक्साइल और फिर बेंजाइल, चलो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के लिए बोर्ड पे नजरें डालो, बोर्ड पे नजरें डालो, कभी भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आए बीचों बीच बेटा काट डालो कंपाउंड को, बीचों बीच काट डालो इसको, कंपाउंड को ऐसे बीचों बीच काट दिया, उसमें तुम तेज हो बेटा। इधर आओ, क्या जहां से काटा है वहां से ये वाला कार्बन सेम है और ये वाला कार्बन सेम है, सिमिलरली ये वाला पोजीशन ऑफ कार्बन सेम है, ये वाला भी सेम है। भाई मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब वहां से मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो क्या यहां से हाइड्रोजन हटाऊं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं सेम है, यहां से हटाऊं यहां से हटाऊं सेम है, तो कितना पोजीशन है इसके पास, केवल एक पोजीशन है, जहां एक ही पोजीशन है, सारे सेम है। आपको क्या करना है, बीचों बीच कंपाउंड को कट कर लेना है, कंपाउंड को कट किया, यहां से हटाओ यहां से हटाओ यहां से हटाओ यहां से हटाओ, सारे सेम पोजीशन है, ऑल सेम, मतलब सारे सेम है, एक ही जगह से कहीं से हटेगा, वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 1 MCD ऑफ बेंजीन। आप वैसे भी देख लो, ये हो गया बेंजीन, यार आप यहां लगाओ तो भी सेम होगा, इसको हटा के यहां लगाओ सेम होगा,
इसको हटा के यहां लगाओ तो भी सेम होगा, यहां लगाओ तो भी सेम होगा, कहीं भी लगाओ सेम होगा। बेंजीन में क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आए, बीचों बीच कट लगा लो, देखो कितने डिफरेंट कार्बन मिल रहे हैं। यहां पे आओ, मैंने क्या किया, बीचों बीच इसको काट डाला, कितने डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं। देखोगे ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारे सेम है, चारों कार्बन सेम है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन ये डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल 2 डिफरेंट पोजीशन मिल रहा है, 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। बीचों बीच आप कंपाउंड को काट डालो, अब देखो उस कंपाउंड उसमें कितने डिफरेंट पोजीशन मिल रहे हैं। तो ये चारों पोजीशन तो सेम है, इस चारों पोजीशन सेम है, तो एक हो गया पोजीशन वो। ये चारों पोजीशन सेम है, तो देखो 2 पोजीशन हो गया, 2 MCD। नहीं आया बेटा? क्या करना है, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकालना है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब कितने अलग अलग जगह में क्लोरीन लगा सकता हूं, ठीक है? कितने अलग अलग जगह में, वो एमआर ही तो है एक तरह से, कितने मोनो रेडिकल बना रहे हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि कहीं भी अगर आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है, कंपाउंड को बीचों बीच सिमेट्री में डिवाइड कर लो। कंपाउंड को बेटा मैंने बीचों बीच सिमेट्री में मैंने डिवाइड कर लिया। अब सिमेट्री में डिवाइड करने के बाद देखो कितने डिफरेंट कार्बन हैं। मैंने क्या किया, सिमेट्री में डिवाइड किया, क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम है? क्या ये और ये भी सेम है? क्या ये और ये भी सेम है? चारों पोजीशन सेम है ना इसके कंपैरिजन में, कहीं से भी निकाल लो, बात एक ही है। मैंने क्या किया, बीचों बीच कट किया, यहां से निकाला वही सेम है, यहां से निकाला सेम पोजीशन है, यहां से निकाला सेम पोजीशन है, यहां तो चारों कार्बन का पोजीशन सेम है, तो किसी एक जगह से निकाल सकते हो 1 MCD। जैसे यहां हो एंथ्रासीन में मैंने क्या किया, बीचों बीच कट मारा कार्बन के, कंपाउंड को बीचों बीच कट मारा, क्या ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन सेम है? ये चारों पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में सेम है। देखो इधर जितना जा रहे हैं उधर जितना जा रहे हैं, 1 डिग्री जा रहे हैं 1 डिग्री जा रहे हैं, तो 2 डिग्री जा रहे हैं 2 डिग्री, सब तरफ से सेम है, लेकिन ये और ये डिफरेंट हो गए। कार्बन की बॉन्डिंग देखनी है बेटा, ये क्या हो रहा है, कल ही पढ़ाऊं क्या? चलो ये कल कराते हैं, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा फिर फालतू में, ये खुद से करके आना घर से।